एपिसोड 1131 वीर वीज क्विल। डॉलर के अलावा ऐसा कोई और दूसरा चैलेंजर है ही कौन जो मेरे समय देने के लायक हो। वीर की बात सुनकर क्विल कैल्वन बहुत ही प्राउडली उससे कहता है। वैसे तो विराट ओबरॉय की तरह ऐसे बहुत से लोग और थे जो इस समय क्विल से लड़ना चाहते थे, लेकिन क्विल ने उन सभी से लड़ने से मना कर दिया था। उसे हर हाल में सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही चाहिए था। ठीक है, फिर तुम डॉलर से लड़ सकते हो। आफ्टर ऑल तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों की इच्छा का मान रखना हम पृथ्वीवासियों को बहुत अच्छे से आता है। लेकिन वो क्या है न, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। डॉलर से लड़ने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा, वीर क्विल से कहता है। और वीर की बात सुनकर क्विल ऊपर से नीचे तक वीर को ऐसे देखने लगता है जैसे कि उसने अपने सामने कोई बेकार की चीज देख ली हो। तुम एग्जैक्टली हो कौन, सिवाय एक बेवकूफ के। यार देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे पास तुम लोगों के साथ खेल खेलते रहने का न तो समय है और न ही मुझे इसका कोई शौक है। सीरियसली मैं थक गया हूँ ये देखते देखते कि कैसे तुम ह्यूमंस मुझे मेरी असली ख्वाहिश पूरी करने में मुझे रोक रहे हो। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि पृथ्वी ग्रह में मेहमानों की इच्छा का मान रखा जाता है एंड ऑल, और हरकतें ऐसी करते हो। कितनी और देर तक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम लोगों के जैसे बेकार और कमज़ोर लोगों से लूँ, जिसके बाद फाइनली तुम लोग डॉलर को मेरे अगेंस्ट भेजो। अपनी आंखों में वीर के लिए इंसल्ट के साथ उसे देखते हुए क्विल कैल्वन उससे कहता है। लेकिन क्विल की बात सुनकर भी वीर अभी भी काम था और उसके चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। मैं एक बार डॉलर से हारा हूँ। डॉलर ने बस 1.5 पंचेस में ही मुझे हरा दिया था। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद डॉलर को यहाँ पर लेकर आऊँगा और फिर वो तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगा। तो बताओ मंजूर है? क्विल कैल्वन को देखता हुआ वीर उससे कहता है। सीरियसली 1.5 पंचेस? हाँ, ये लड़का सच बोल रहा है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? वीर को इग्नोर करके क्विल सीधा रिसेप्शनिस्ट से बात करता है। लेकिन तभी ऑफ कोर्स वो सच बोल रहा है, ये मेरा फियांसे है और ये हमेशा सिर्फ सच ही बोलता है। क्विल की बात सुनकर रूही अपनी जगह पर खड़े होकर कहती है। तुम प्रेसिडेंट चौहान की बेटी हो ना? ठीक है, अगर तुम ये कह रही हो तो मैं एक और बार तुम्हारी बात मान लेता हूँ। क्विल कैल्वन रूही को देखते हुए उससे कहता है और फिर वो एक बार फिर से वीर को देखने लगता है। अगर मैं जीता और तुम्हारे वादे के मुताबिक अगर उसके बाद भी डॉलर यहाँ पर नहीं आया तो फिर आज रात की लड़ाई यहीं पर ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे तुम जैसे अनाड़ियों के साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वीर को देखते हुए क्विल कहता है। ट्रस्ट में शूरर्स का तो पता नहीं, लेकिन हम ह्यूमंस हमेशा से ही अपने जुबान के पक्के रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और हमारे यहाँ मेहमान भगवान के समान होता है। अब भगवान से किया हुआ वादा कोई कैसे तोड़ सकता है? उस पर से तुम इतने पोलाइट भी हो। पिछले मैच में तुमने विराट ओबरॉय को पहले अटैक करने दिया था, तो इस मैच में मुझे उस एहसान का बदला चुकाने दो। क्विल कैल्वन, मैं चाहता हूं कि इस बार पहला अटैक तुम करो। अपनी आवाज़ और आंखों में बिना किसी एक्सप्रेशन और इमोशन के साथ वीर क्विल को देखते हुए उससे कहता है। अच्छी बात है, अगर तुम डॉलर के 1.5 पंचेस झेल सकते हो तो हम इस बात का पता तो बहुत जल्द ही लगा लेंगे कि तुम मेरे 1.0 पंचेस भी झेल पाओगे या नहीं। क्विल कैल्वन एक सेकंड का भी समय वेस्ट नहीं करता है और तुरंत ही अपनी मुट्ठी घुमाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो अपनी मुट्ठी घुमाता है उसके साथ साथ ही वो शूरा चेंज और ब्लड इंजेक्शन का खतरनाक पावर बूस्टिंग मेथड भी इस्तेमाल करने लगता है। अब क्योंकि इस मैच को वीर ने शुरू किया था, इसलिए वो खुद को तुरंत ही क्विल का पंच खाकर हारना अलाउ नहीं कर सकता था। अगर उस समय डेमीगॉड बीच में आते हैं तो ये न सिर्फ वीर के लिए शर्मिंदगी वाली बात होगी, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए शर्म की बात होगी। और इस तरह के किस्से के बारे में बताकर शूरर्स आने वाली कई पीढ़ियों तक ह्यूमंस का मजाक बनाकर उन पर हंसेंगे। यानी उन लोगों के लिए ये एक कहानी किसी मजाक से कम नहीं होगी, जहां पर एक प्राउड ह्यूमन जिसने खुद ही लड़ाई को शुरू करने की बात करी थी, वो एक ही पंच और एक ही सेकंड में नॉकआउट हो गया। डेमीगॉड इस समय खुद को दोराहे पर खड़ा हुआ महसूस कर रहे थे और चाहकर भी वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस समय उन्हें क्या करना चाहिए। ह्यूमैनिटी की इज्जत के चलते वो इस तरह से सीधा बीच में जाकर इस मैच को रोककर वीर को बचा नहीं सकते थे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि वो वीर को मरा हुआ देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो विराट ओबरॉय के साथ हुआ वो वीर के साथ भी हो, और यही वजह थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या करें। वीर रहेजा अभी भी बस एक अवॉल्वर ही है। आपको लगता है कि वो ये सर्वाइव कर पाएगा? अधेड़ उम्र का आदमी वीडियो को देखते हुए अपनी आईब्रोज सिकोड़कर उस बूढ़े आदमी से पूछता है। अगर वो सेलेस्टियल बीइंग की रैंक के करीब नहीं है, तब अगर वो मलिक फैमिली से भी हुआ और उसने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा भी क्यों न सीख लिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि वो इस शूरा को हरा पाएगा। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा एक इवल और खूनी टैलेंट है। वो सही मायनों में एक शैतानी स्किल है।
लेकिन बिना ज़रूरी पावर के उसके इस्तेमाल करने वाले को वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। मुझे लगता है वीर रहेजा मारा जाएगा। अधेड़ उम्र के आदमी से ये कहते हुए उस बूढ़े आदमी का चेहरा पूरी तरह से सीरियस था। हालांकि ये बात और थी कि वो क्विल कैल्विन के बिहेवियर से नफरत करते थे और भले ही उन्होंने इस समय जो कुछ भी प्रेडिक्ट क्यों न किया हो, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते थे कि इस लड़ाई में जीत वीर की ही हो। लेकिन वो इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे कि वीर और क्विल के बीच में पावर गैप बहुत ही बड़ा था, और यही वजह थी कि वो जानते थे कि ऐसे में वीर को जीत दिलाने के लिए बस कोई चमत्कार ही काम आ सकता है, और इसीलिए वीर को लेकर उनकी खुद की प्रेडिक्शन इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी। दूसरी तरफ कहीं और प्रथम मलिक भी वीर और क्विल के बीच हो रही इस लड़ाई को वीडियो स्ट्रीम के थ्रू देख रहे थे और माया मलिक उनके लिए चाय तैयार कर रही थी। वैसे तो अश्विन मलिक अभी तक मौराग ग्रह पर वीर को नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन फिर भी प्रथम मलिक को भरोसा था कि वीर के अंदर मलिक फैमिली का खून और जेनेटिक क्वालिटीज़ हैं, और यही वजह थी कि उन्हें नहीं लगता था कि वीर के अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को सीखने की लालसा को मना कर दे। दिखाओ मुझे बच्चे की फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी दूर तक आ गई है। वीडियो स्ट्रीम में वीर को बहुत ही ध्यान से देखते हुए प्रथम मलिक मन ही मन सोचते हैं और मन ही मन वो यही उम्मीद कर रहे थे कि शूर के अटैक का जवाब वीर फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की जानलेवा स्किल से ही दे। धर्मराज चौहान और रूही के डैड भी इस समय इस नज़ारे को देख रहे थे और बाकी सब की तरह वो दोनों भी इस समय काफ़ी ज़्यादा नर्वस नज़र आ रहे थे। हालांकि उन्हें फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो लोग ये भी जानते थे कि क्विल कैल्विन के पास ब्लड इंजेक्शन है और इसीलिए उन्हें लगता था कि वीर के मुकाबले शूर कहीं ज़्यादा पावरफुल है। मनचंदानी फैमिली, शेरगिल फैमिली, खन्ना फैमिली, ओबरॉय फैमिली, रितेश ठकराल, डॉक्टर खुराना, प्रेरणा रहेजा और यहाँ तक कि अरोरा फैमिली भी, सभी के सभी इस समय बहुत ही ध्यान से इसी मैच को देख रहे थे। सब के सब ये देखने के लिए बेताब थे कि वीर ने कौन से रास्ते पर चलना डिसाइड किया है। रूही और उसके दोस्त भी इस समय बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे। हालांकि वो सब के सब जानते थे कि वीर स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उन्हें वीर की चिंता हो रही थी। आफ्टर ऑल जो पावर क्विल कैल्विन के पास थी वो एक अवॉल्वर की पावर से कहीं ज़्यादा थी। जहां एक तरफ सबके अब अपनी अपनी सांसें रोके अपनी आंखों के सामने के नज़ारे को होता हुआ देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वीर ने क्विल के पंच को डॉज न करने का डिसाइड किया था, बल्कि उसने अपनी खुद की मुट्ठी को घुमाना शुरू कर दिया था। वीर का निशाना क्विल का सिर था, जिसके लिए उसने अपनी खुद की जान को जोखिम में डालने का डिसाइड कर लिया था ताकि वो क्विल कैल्विन को भी वही नुकसान पहुंचा सके जो क्विल ने विराट ओबरॉय को पहुंचाया था। बहुत से लोगों को इस समय यही लग रहा था कि वीर अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। आफ्टर ऑल फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा बस केवल अटैक कर सकता है, डिफेंड नहीं। इसके अलावा फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा बहुत ही खतरनाक और पावरफुल हिट्स डिलीवर करता था। जिस तरह से उसे इस्तेमाल करने वाला अपने ओपोनेंट के वीक स्पॉट्स का फ़ायदा उठाकर अपने ओपोनेंट को ख़त्म कर देता है, वो बहुत ही खतरनाक था। वहीं दूसरी तरफ फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा चाहे एक ह्यूमन के साथ लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए या किसी शूर के साथ, जो नुकसान वो पहुंचाएगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा होना तभी पॉसिबल है अगर दोनों ओपोनेंट्स के बीच में पावर गैप बहुत ज़्यादा ना हो। फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा वाकई में शूर को रोक सकता है, जो एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से लोग मान रहे थे। लेकिन जो बात सबको नहीं पता थी वो ये थी कि वीर ने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा सीखा ही नहीं था, और इसीलिए जैसे ही वीर ने अपनी मुट्ठी घुमाई थी बहुत से लोग उस रिजल्ट को देखकर शॉक्ड हो गए थे। सोनक थंडर पंच, लेकिन फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर क्यों नहीं? वो बूढ़ा आदमी वीडियो को देखकर शॉक था। इसने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा नहीं सीखा क्या? अधेड़ उम्र का आदमी उस बूढ़े आदमी से भी कहीं ज्यादा कंफ्यूज्ड था। सोनक थंडर पंच क्यों? इस तरफ धर्मराज चौहान भी चिल्लाते हुए कहते हैं। उनके लिए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल था कि मलिक खानदान की वारिस प्रेरणा का बेटा फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा जैसी खतरनाक स्किल्स नहीं सीखेगा, बल्कि उसकी जगह सोनक थंडर पंच इस्तेमाल करने का डिसीजन लेगा। लेकिन इस नज़ारे को देखकर जो इंसान सबसे ज़्यादा शॉक था वो खुद प्रथम मलिक थे, जिन्हें अभी भी ये भरोसा नहीं हो रहा था कि वीर ने एक्चुअल में फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को नहीं सीखा, और अगर सीखा भी है तो इस समय इस्तेमाल नहीं किया है। इसने इस समय फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या वाकई में प्रेरणा इतनी बेरहम हो गई है? क्या वाकई में उसे अपने बेटे की ज़िंदगी की ज़रा सी भी चिंता नहीं है, जो उसे अपने बेटे के फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की बजाय इस तरह से उसकी मौत मंजूर है? अपनी जगह से अचानक से खड़े होकर प्रथम मलिक वीडियो को देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहते हैं। एपिसोड 1132 टिट फॉर टट। प्रथम मलिक को लगता था कि वीर की फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा जो प्रथम मलिक चाहते थे कि वीर सीखे, उसे न सीखने के पीछे की वजह प्रेरणा रहेजा है, और प्रेरणा रहेजा ने ही वीर को इस स्किल को सीखने से रोक कर रखा है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक वीर ने इस स्किल को सीख लिया होता।
और अब बिना फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की काबिलियत के वीर के पास क्विल कैल्वन के साथ compete करने का कोई रास्ता नहीं है। इस समय वीर द्वारा सोनिक थंडर पंच का इस्तेमाल करना सीधा सीधा सुसाइड करने के बराबर ही है। कम से कम प्रथम मलिक की नज़रों में तो ये एक सुसाइड मिशन ही था। लेकिन केवल प्रथम मलिक ही ऐसे इंसान नहीं थे जिन्हें ऐसा कुछ लगता था। बहुत से और लोगों ने भी एक्सपेक्ट किया था कि वीर फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा का इस्तेमाल करेगा, और इसीलिए जब वीर ने इस स्किल का इस्तेमाल नहीं किया था तो वो सब के सब सरप्राइज हो गए थे। इस समय सभी के चेहरे एकदम सीरियस हो गए थे और कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आगे अब और क्या होने वाला है। उन सभी के हिसाब से वीर ने खुद को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पहुंचा दिया था। आफ्टर ऑल, चाहे सोनिक थंडर पंच कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अंत में वो है तो एक हाइपर G0 ही। किसी भी कीमत पर उसमें इतनी पावर नहीं होगी जो इस समय क्विल कैल्वन के अगेंस्ट जाने के लिए ज़रूरी थी। कंफ्यूज तो खैर इस समय माया मलिक भी थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों प्रेरणा रहेजा ने वीर को फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को सीखने की इजाज़त नहीं दी है। उसे लगा था कि वीर ने क्विल कैल्वन को इसीलिए चैलेंज किया था क्योंकि उसने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की स्किल सीख ली है और इसीलिए अब वो अपनी इस पावर का प्रदर्शन करना चाहता है। लेकिन अब ये सब देखने के बाद भगवान ही जाने कि वीर के दिमाग में क्या आया था, जो उसने पहले इस तरह की लड़ाई में जाकर उसके बाद दुनिया की हर एक हाइपर G0 को छोड़कर सोनिक थंडर पंच को इस्तेमाल करने का फैसला लिया था। लेकिन इस समय लोग चाहे जो भी सोचें, पर वीर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अभी भी सोनिक थंडर पंच की अपनी कास्टिंग पर फोकस था। क्विल कैल्वन की आंखों में भी इस समय वीर के लिए सिर्फ नफरत थी। शूरर्स ने ह्यूमंस के पास मौजूद बहुत सी स्किल्स और टैलेंट्स की रिसर्च करी हुई है और इसीलिए क्विल कैल्वन ने सोनिक थंडर पंच के वो को इस्तेमाल होते हुए देखा था। और यही वजह थी कि क्विल के हिसाब से ये स्किल पूरी तरह से बेकार थी और इससे उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचने का कोई चांस नहीं था। बल्कि उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना तो दूर, ये तो उसकी बॉडी को सुन्न करने के भी काम नहीं आएगा। सच पूछो तो क्विल कैल्वन यहाँ पर हर उस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए आया था जो इस समय इस लड़ाई को देख रहे थे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी भी विराट ओबरॉय को जान से मारने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अब जब वीर खुद चलकर उसके पास आया है तो क्विल ने भी इस एक पंच के अगेंस्ट अपने पंच में अपनी सारी फोर्स और स्ट्रेंथ लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी, जो था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फास्ट पंच। दूसरे शूरर्स जो इस लड़ाई को देख रहे थे, उन्हें भी यही लगता था कि वीर का सोनिक थंडर पंच क्विल कैल्वन जो भी स्ट्राइक करने वाला है उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। और सिर्फ कमज़ोर ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्लो भी है, और इसीलिए सोनिक थंडर पंच के पूरी तरह से कास्ट होने से पहले ही वीर का सीना छलनी हो जाएगा। और एक टाइम के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि वीर क्विल को पंच मारने में कामयाब हो भी जाएगा, तब भी वीर के पंच में जो पावर होगी वो क्विल को चोट पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर क्विल वीर को हिट करता है तो वीर ज़रूर ही मारा जाएगा। डेमीगॉड अभी भी हिचकिचा रहे थे और उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें बीच में पड़कर वीर की जान बचानी चाहिए या नहीं। उनके लिए तो ये पूरी सिचुएशन आगे कुआं और पीछे खाई के जैसी थी। एक तरफ पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी और उनकी इज्जत थी और दूसरी तरफ वीर की जिंदगी, और दोनों ही को बचाना उनके लिए इम्पोर्टेंट था। फाइनली काफ़ी देर तक असमंजस में पड़ने के बाद डेमीगॉड ने अल्टीमेटली वीर को बचाने का डिसीजन लिया। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था, लेकिन वो बस ऐसे खड़े रहकर अपनी आंखों के सामने एक और जवान लड़के को अपनी जान गंवाते हुए नहीं देख सकते थे। विराट ओबरॉय के साथ जो कुछ भी हुआ, उस गिल्ट का बोझ अभी भी उनके सीने पर था और अब वो उस बोझ को और बढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी वो अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने ही वाले थे कि तभी वो कुछ बहुत ही अजीब नोटिस करते हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही पीछे हट जाते हैं। वीर और क्विल एक दूसरे को पंच मारने ही वाले थे कि अचानक से क्विल अपनी जगह पर जैसे फ्रीज सा हो जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, पर क्विल का यूं इस तरह से फ्रीज होना बहुत ही अचानक हुआ था और उन्हीं कुछ पलों का फ़ायदा उठाकर वीर के पंच की स्पीड बढ़ गई थी और वो सीधा क्विल कैल्वन के सिर पर जा लगता है। अगले ही पल वीर की आंखें नीले रंग से चमकने लगती है और उसकी पूरी बॉडी में बिजली दौड़ने लगती है। इसके साथ ही वीर का वो पंच क्विल कैल्वन के माथे पर बहुत ही गहराई से चला जाता है। रुको, अपनी आंखों के सामने का ये नज़ारा देखकर रॉयल शूरर के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल जाता है। वो वीर को ये पंच मारने से रोकना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए अब बहुत देर हो गई थी। और फिर बूम, वीर का पंच सीधा उसके ओपोनेंट के स्कल को तोड़कर रख देता है। हालांकि बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन क्विल कैल्वन की आंखें खून से लाल होना शुरू हो गई थी। इनफैक्ट उसकी आंखें अपने आप में ही ऐसी नज़र आने लगी थी जैसे कि वो किसी भी समय अपने सॉकेट्स में से बाहर निकल आएंगी। जैसे जैसे क्विल की पूरी बॉडी खून से रंगना शुरू हो जाती है, उसके चेहरे से एक सिल्वर लाइटनिंग बर्स्ट होती है। उस सोनिक थंडर मिक्स से अचानक से ही क्विल कैल्वन का दिमाग जैसे कीचड़ में बदल जाता है।
उसकी पूरी की पूरी बॉडी इलेक्ट्रिक्यूट हो थी, और जैसे जैसे वो अकड़ रहा था उसकी बॉडी अभी भी वहां पर किसी गुड़िया की तरह ही खड़ी हुई थी। हालांकि क्विल कैल्वन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फीचर्स में वो एक ह्यूमन से ही मिलता जुलता था, और यही वजह थी कि उसकी बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे भी थे जो कि ह्यूमन की ही तरह कमज़ोर थे, जैसे कि उसका दिमाग। जिस तरह से वीर ने सोनिक थंडर पंच और यिनफोर्स का इस्तेमाल किया था, वो क्विल कैल्वन के दिमाग को बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। सही मायनों में वो एक बदला था। जैसे को तैसा क्विल कैल्वन ने विराट ओबरॉय के दिमाग को बर्बाद किया था, और इसीलिए अब वीर भी क्विल को वही लौटा रहा है जो क्विल ने दिया था। वीर ये तो जानता था कि सोनिक थंडर पंच इफेक्टिव है, लेकिन ये तो उसने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसने जितना प्रिडिक्ट किया था वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर जाएगा। क्विल कैल्वन की फिजिकल एबिलिटीज़ कमाल की थी और ज़्यादातर ब्लड इंजेक्शन से आई थी, लेकिन जहां एक तरफ ब्लड इंजेक्शन ने उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड को बढ़ा दिया था, वहीं दूसरी तरफ उसके दिमाग को सुरक्षा पहुंचाने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया था। वीर को न रोक पाने की अपनी नाकामी की वजह से वो रॉयल शूरर मन ही मन फ्रस्ट्रेट हो रहा था, और अगले ही पल उसी फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए वो अपना पंच घुमाता है और पीछे से वीर को अटैक करने की कोशिश करता है। अब वीर की तरफ एक ऐसा पावरफुल पंच आ रहा था जैसा कि कोई डेमीगॉड ही डिलीवर कर सकता है। उस पर से ये फैक्ट कि वो पंच पीछे से आ रहा था, इस बात ने देखने वालों को शॉक कर दिया था। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रॉयल शूरर इस तरह का कोई चीप मूव करेगा, और अब तो वीर को इस बारे में बताने के लिए या उसे सतर्क रहने को कहने के लिए भी बहुत देर हो गई थी। रॉयल शूरर के इस एक्शन से डेमीगॉड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, और इसीलिए वो भी जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो वीर से उस रॉयल शूरर से बचा सके, लेकिन अफसोस उनके लिए भी ऐसा करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आफ्टर ऑल वहां पर मौजूद एक भी इंसान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो रॉयल शूरर इस तरह के वाहियातपन पर उतर आएगा। वीर की पीठ रॉयल शूरर की तरफ थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पीछे भी 2 आंखें उगाई हैं, और इसीलिए वो आगे बढ़कर क्विल कैल्वन को पकड़ता है, जो इस समय उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव था जैसे कि किसी बच्चे का खिलौना। क्विल को पकड़ने के बाद वीर उसकी बेजान बॉडी को घुमाता है और रॉयल शूरर के हिट को ब्लॉक करने के लिए क्विल की बॉडी को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर लेता है। और फिर स्क्वॉश। रॉयल शूरर ने ऑलमोस्ट क्विल कैल्वन को पंच कर ही दिया था, लेकिन फिर खुद को रोकने की कोशिश में जो खतरनाक पावर इस समय उसने अपने पंच में ट्रांसफ़र करी थी, वो उसे अपने अंदर वापस लेनी पड़ी थी। लेकिन जब वो पावर वापस से उसके अंदर पुश हुई थी, उसकी वजह से उस रॉयल शूरर के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। अपनी आंखों के सामने का ये नज़ारा देखकर सभी ह्यूमंस शॉक्ड रह गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वीर न सिर्फ क्विल कैल्वन को पंच मारकर उसे इस स्टेट में पहुंचाने में कामयाब हुआ है, बल्कि वो इतना ज़्यादा स्मार्ट भी है कि उसने रॉयल शूरर के अटैक को डॉज करके उसे भी अपने अटैक को विथड्रॉ करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं था। शूरर, हाँ यही हो न तुम। वीर क्विल कैल्वन को, जो अभी भी पैरालिसिस स्टेट में था, उसे किसी कचरे की तरह अलग फेंक देता है और उसे ज़मीन पर ही पड़े रहकर तड़पने और ऐंठने के लिए छोड़कर वो अपनी आवाज़ में इंसल्ट और प्राउड के साथ उस रॉयल शूरर से कहता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रॉयल शूरर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा था और उसी शर्मिंदगी में उसके गुस्से का पारा चढ़ गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक बार फिर से वीर पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। प्लीज़ तुम्हारी जो भी थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसे मेंटेन करके रखने की कोशिश करो, उसी में ही तुम्हारी भलाई है। डेमीगॉड अब वीर के सामने किसी पहाड़ के जैसे खड़े होकर अपनी आंखों में बिना किसी इमोशन के रॉयल शूरर को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रॉयल रिप्रेजेंटेटिव को जान से मारने की? हम शूरर्स इस तरह की चीज़ को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। रॉयल शूरर चिल्लाते हुए कहता है, ये पृथ्वी ग्रह था जहां पर अनगिनत ह्यूमंस रहते थे। रॉयल शूरर के गुस्से ने उसे पूरी तरह से बेकाबू कर दिया था, लेकिन इस तरह की जगह पर जहां पर वो किसी भी तरह हिंसा नहीं कर सकता था, वहां पर वो गुस्से में चिल्लाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा रहा था। एपिसोड 1133 सेलिब्रेशंस। तुमसे गुजारिश है कि कृपया करके तुम ये न भूलो कि ये शांति प्रस्ताव तुम लोगों की तरफ से आया था, हमारी तरफ से नहीं। अगर तुम लोग हमारे डिस्कशन के दौरान शांति प्रस्ताव के लिए तय की गई नियम और शर्तों को नहीं मानते हो, तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो इस शांति प्रस्ताव को बीच में ही छोड़कर जा सकते हो। डेमीगॉड अपनी तेज़ आवाज़ में कहते हैं, और उनकी आवाज़ की टोन साफ बता रहा थी कि अपनी कही बात के लिए वो कितना सीरियस है। डेमीगॉड की बात सुनकर सभी दूसरे शूरर्स उनको देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। वीर रहे जा, मेरे साथ चलो, हम अपनी पार्टी कंटिन्यू रखते हैं। डेमीगॉड वीर का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ लॉबी में लेकर जाने लगते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि वो रॉयल शूरर इस समय कितना गुस्से में नजर आ रहा था। हाँ चलो सेलिब्रेट करते हैं।
आज कोई भी शराब के नशे में धुत हुए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। कबीर मदान भी एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहता है और समर प्रताप का हाथ पकड़कर उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जिस डायरेक्शन में डेमीगॉड वीर को लेकर गए थे। बाकी सभी यंग ह्यूमंस भी एक्साइटमेंट और खुशी के साथ लॉबी की तरफ जाने लगते हैं, जबकि शूरज अपने में गुस्सा करते हुए वहीं पर ही खड़े रहते हैं। नॉट बैड, ये बच्चा तो प्रथम मलिक से भी कहीं ज्यादा कमाल का है। उसने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा नहीं सीखा और उस क्विल कैल्वन को जान से मारने के लिए एक्चुअल में सोनिक थंडर पंच का इस्तेमाल किया। हा हा हा, ये वाकई में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। कमाल का है ये लड़का। मुझे तो बस अब इस समय प्रथम मलिक का चेहरा देखना है। मलिक फैमिली के एक मेंबर ने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा सीखने से मना कर दिया। हा हा हा, वो बूढ़ा आदमी इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू तक निकल आए थे। वहीं दूसरी तरफ उसके मुकाबले अधेड़ उम्र का वो आदमी अभी भी शौक के मारे फ्रीज था। आफ्टर ऑल वो इस बूढ़े आदमी को पिछले 40 साल से फॉलो कर रहा था और आज से पहले कभी भी उसने उन्हें इस तरह से हंसते हुए नहीं देखा था। ये बच्चा वाकई में बहुत अच्छा है नील, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। क्या तुम ये मीटिंग अरेंज कर सकते हो? फाइनली वो बूढ़े आदमी किसी तरह से अपनी हंसी को रोकते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी 440 वॉट की स्माइल बनी हुई थी। जी बिल्कुल टीचर। अपने टीचर की बात सुनकर नील चतुर्वेदी काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि आज से पहले कभी भी उन्होंने किसी से मिलने की रिक्वेस्ट भी नहीं करी थी। यहाँ तक कि अगर पृथ्वी ग्रह के नोबल भी उनसे मिलने के लिए आते थे तब भी उनसे मिलने के लिए वो एक सेकंड का भी समय नहीं निकालते थे। और अब न सिर्फ वो वीर से मिलना चाहते हैं, बल्कि वो वीर को यहाँ बुलाने के बजाय खुद वहाँ जाकर उससे मिलना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रथम मलिक खामोशी से बैठे हुए थे और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर किसी के लिए भी ये बता पाना मुश्किल था कि उनके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। वो बस एकटक वीर और क्विल की लड़ाई के पॉज्ड वीडियो को देख रहे थे। कमरे में एक कोने में खड़ी हुई माया मलिक के मुंह से भी एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। यहाँ तक कि वो सांस भी जितना हो सके उतनी ही धीमी ले रही थी, ताकि वो प्रथम मलिक को डिस्टर्ब न करे या उनके गुस्से को और ज्यादा न बढ़ा दे। कई सालों से माया मलिक ने उन्हें इस हाल में नहीं देखा था। आखिरी बार उसने उन्हें ऐसे तब देखा था जब वो एक स्पिरिट शेल्टर गए थे और उसे हासिल करने के लिए उन्होंने लगातार 4 दिन लड़ाई करी थी। उसने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा क्यों नहीं सीखा? काफ़ी देर की खामोशी के साथ प्रथम मलिक फाइनली इसे एक सेंटेंस के साथ अपनी खामोशी तोड़ते हैं और उनकी आवाज़ में उनकी निराशा और उनकी उदासी साफ सुनाई दे रही थी। तुमने तो कमाल कर दिया वीर। मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हारी वो तारीफ नहीं करी है जो तुम एक्चुअल में डिजर्व करते हो, लेकिन आज मैं करता हूँ। आज मैं वाकई में पूरे दिल से कहता हूँ कि तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। आज का ये जाम और शाम दोनों तुम्हारे नाम। चीयर्स। इस तरह की हाई क्लास पार्टीज के लिए ज़रूरी अपने सभी मैनर्स को भूलकर कबीर मदान 2 ग्लासेस उठाता है और उन दोनों को वाइन से भर देता है। उसके बाद वो एक गिलास वीर की तरफ बढ़ाता है और दूसरे से खुद पीने लगता है। ऑसम। लड़ाई के मैदान को छोड़ने के बाद मुझे आज से पहले कभी भी इतना कमाल का महसूस नहीं हुआ। कमाल, धमाल, बेमिसाल। पलक झपकते ही अपनी वाइन को गटकने के बाद कबीर मदान एक्साइटमेंट में तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, अगर ये कोई एवरेज पार्टी होती तो कबीर मदान को अब तक उसके इस बिहेवियर के लिए बाहर फेंक दिया गया होता। लेकिन आज हायर अथॉरिटीज़ को किसी भी बात की परवाह नहीं थी और इसीलिए आज उन्होंने कबीर मदान को जितनी चाहे उतनी बेवकूफ़ाना हरकत करते रहने की छूट दी हुई थी। सभी यंग लोग इस समय बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और वीर के कारनामे को सेलिब्रेट करने के लिए उसे घेरे हुए थे। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वीर को नशे में धुत किए बगैर वो उसे जाने नहीं देंगे। वीर को ऐसे लोगों से घिरा हुआ देखकर जो उसके काम की तारीफ कर रहे थे, रूही की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो वीर पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कर रही थी। जाहिर सी बात थी कि उसकी खुशी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसका बॉयफ्रेंड क्विल कैल्वन के साथ लड़ने के बाद भी सही सलामत था और वो भी बिना किसी खरोंच के। रूही के लिए ये बात इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती थी कि उसके पास एक एक्सेलेंट और पावरफुल बॉयफ्रेंड है, जितना उसके लिए वीर की सेफ्टी मायने रखती थी। लेकिन फिर भी हीरो बॉयफ्रेंड किसे नहीं पसंद। हालांकि रूही के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी अब उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कि उसके सपने सच होने वाले हैं। खैर, बात जब ड्रिंक्स को हैंडल करने की आती है तो वीर उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, और यही वजह थी कि कुछ मिनटों के बाद ही उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो और ज़्यादा ड्रिंक्स नहीं ले पाएगा। वीर को अपने सिर में भारीपन और पेट में अजीब सी गुड़गुड़ाहट महसूस होने लग जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे लोगों की भीड़ के बीच से बचकर निकल पाना इतनी आसान बात नहीं थी। वीर बार बार लगातार ऐसी एक जगह ढूंढने की कोशिश कर सकता था जहां पर वो जाकर कुछ पलों के लिए छुप सके, और जैसे ही वीर को ऐसी एक जगह मिली ही थी कि तभी पता नहीं कहां से अचानक से समर प्रताप उसके सामने आ गया, जिसने वाइन से भरा एक और ग्लास उसके सामने कर दिया।
चियर्स दोस्त, अपने चेहरे पर स्माइल के साथ समर प्रताप अपना ग्लास उठाते हुए कहता है। वीर समर प्रताप के सामने पूरे 3 सेकंड्स तक खड़ा रहता है। और फिर उवैक, इस आवाज़ के साथ वीर समर प्रताप के ऊपर ही उल्टी कर देता है। कबीर मदान, जो पीछे से वीर और समर को ज्वाइन करने के लिए आ रहा था, अपनी आंखों के सामने के इस नज़ारे को देखकर फ्रीज हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात थी, उसके इस तरह अचानक से रुकने की वजह कुछ और थी। आज से पहले उसने कभी भी समर प्रताप को इस तरह की बुरी हालत में नहीं देखा था। यहाँ तक कि खूनी लड़ाई के मैदान में भी समर प्रताप कभी भी इतना गंदा और खराब हालत में नजर नहीं आया था। समर प्रताप हमेशा से ही एक ऐसा इंसान रहा है जिसे साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए उसे खुद भी सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। यहाँ तक कि जब उसकी गर्लफ्रेंड भी कभी उसके घर आती है तो उसे भी अपने जूते और अपने कोट को उतारकर सही जगह पर रखना होता है। इसके अलावा वो समर प्रताप की किसी भी चीज़ को हाथ तक तो क्या, अपनी उंगली तक नहीं लगा सकती है। कबीर को याद था कि समर प्रताप की एक और गर्लफ्रेंड थी जो कि अब एक्स गर्लफ्रेंड हो गई है, क्योंकि समर प्रताप ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। वजह, एक बार वो बेचारी गलती से समर प्रताप के कपड़ों पर बैठ गई थी। उसके बाद से समर प्रताप कभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ नॉर्मल नहीं रह पाया था। और अब जब वीर ने लिटरली समर प्रताप के ऊपर इस तरह से उल्टी कर दी है तो कबीर मदान इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि समर प्रताप इस बात पर किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो क्या अब समर वीर के साथ लड़ाई करेगा? अगर ऐसा होगा तो मैं किसे सपोर्ट करूंगा? अबे छोड़ो, इन सब की किसको पड़ी है? आफ्टर ऑल ये बस 2 एलीट्स के बीच में एक लड़ाई होगी। मुझे इन सब बातों की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है। कबीर मदान के दिमाग में इस समय अलग अलग सिनारियोज चल रहे थे जो इस समय हो सकते थे, और फिर अचानक से ही उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है। लड़ो उससे, कम ऑन, लड़ो उससे। समर प्रताप को वीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता हुआ देखकर कबीर मदान के अंदर की एक्साइटमेंट हर सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। दैट्स इट, अब ये लोग लड़ेंगे। अब किसी भी पल लड़ाई शुरू होने वाली है। ये दोनों अब लड़ेंगे। मन ही मन कबीर मदान चीयर कर रहा था। लेकिन एक बार फिर से अगले ही पल कबीर मदान को एक और शॉक लगता है जो उसे फ्रीज कर देता है। वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि उसकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई थी। वजह, अपना हाथ आगे बढ़ाने के बाद समर प्रताप वीर को हिट नहीं करता है। वो बस अपना वो कोट उतार देता है जो इस समय वीर की उल्टी से सना हुआ था और उसे साइड में रख देता है। उसके बाद वो वीर को गले से लगाता है जो अब किसी भी समय बेहोश होकर ज़मीन पर गिरता हुआ सा नजर आ रहा था। वीर को गले से लगाने के बाद समर प्रताप उसे सहारा देता हुआ एक कमरे में ले जाता है और बेड पर लिटाकर और वीर को उस कमरे में आराम करने के लिए छोड़कर दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर निकल आता है। ओ बेटे की, मेरी आंखें तो ठीक तरह से काम कर रही हैं ना? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये समर तो नहीं हो सकता। पिछली बार जब मैं इसके घर पर नशे में धुत था तो इस कमीने ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था और मुझे पूरी रात बाहर बारिश में सोना पड़ा था। और यहाँ ये वीर न सिर्फ नशे में धुत है बल्कि इसने तो समर पर उल्टी तक कर दी है। और समर ने न सिर्फ इसे गले से लगाया बल्कि उसे संभाल कर प्राइवेट रूम में भी ले गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी आंखें ज़रूर ही मुझे धोखा दे रही हैं। कबीर मदान बार बार अपनी आंखें रब करता रहता है, ये सोचकर कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। लेकिन चाहे वो कितनी ही बार अपनी आंखें क्यों न रब कर ले, या चाहे वो कितना ही ये क्यों न सोच ले कि उसके सामने खड़ा इंसान समर प्रताप नहीं बल्कि कोई और है, लेकिन मन ही मन ये तो कबीर भी अच्छे से जानता था कि उसके सामने खड़ा इंसान बिना किसी शक के समर प्रताप ही है। एपिसोड 1134 सीक्रेट रिवील। वीर की क्विल कैल्वन के साथ हुई लड़ाई को पब्लिकली स्ट्रीम नहीं किया गया था, इसलिए बहुत से लोग क्विल और वीर के बीच की लड़ाई को देख नहीं पाए थे। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कैसे इस लड़ाई की न्यूज़ लीक हो गई थी जिसने सबको शॉक कर दिया था। ये खबर कि वीर ने एक ही पंच में क्विल कैल्वन को जान से मार डाला था और एक रॉयल शूटर एलीट को खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया था। इस खबर की वजह से हर किसी की जुबान पर बस वीर का ही नाम था। ये पहली बार था जब पृथ्वी ग्रह पर वीर को अपने नाम की सही पहचान मिली थी और वो अपने नाम पर खरा उतरा था। हर मीडिया आउटलेट इस इवेंट को रिपोर्ट कर रही थी कि कैसे अपने 20 में एक इंसान ने बिना किसी एफर्ट के एक रॉयल शूटर को हरा दिया था। इंसानियत के लिए ये एक बहुत ही एक्साइटिंग बात थी। इसके अलावा वीर प्रेसिडेंट का होने वाला दामाद था। अपनी प्रतिष्ठा की वजह से पृथ्वी ग्रह के सभी नागरिकों को वीर में एक खास इंटरेस्ट आ गया था, और यही वजह थी कि वो सब के सब वीर के बारे में हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी डिटेल्स जानना चाहते थे। इनफैक्ट बहुत से लोग तो उसके बाथरूम जाने के समय उसके इस्तेमाल करने वाले मैनर्स और एटिकेट के बारे में भी सवाल करने लग गए थे। हमारे सूत्रों के हिसाब से वीर रहेजा का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी और इसीलिए वीर की परवरिश उसकी मां के द्वारा हुई है।
बात अगर एजुकेशन की करी जाए तो वीर रहेजा पहले एक पब्लिक स्कूल में गया था, लेकिन फिर काफ़ी कोशिशों के बाद वो एक हाई क्लास मिलिट्री स्कूल में दाखिला लेने में कामयाब हो गया। और वहीं पर ही उसकी मुलाकात प्रेसिडेंट की बेटी से हुई। मुलाकात प्यार में बदली और अब वो दोनों एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं। एक आम और मिडिल क्लास फैमिली से एक जाना माना नाम बनना, जो इस समय सबकी जुबान पर हैं। वीर रहेजा की जिंदगी एक क्लासिक सक्सेस स्टोरी का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। समय के साथ साथ वीर रहेजा की प्रतिष्ठा और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है और हम सब यही दुआ करते हैं कि वीर रहेजा का नाम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करता रहे। सारे मीडिया चैनल्स वीर की ज़िंदगी के बारे में डॉक्यूमेंट्री कवर कर रहे थे, जिसकी वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीर के बारे में पता चल रहा था और उसका नाम और उसका फेम और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इस तरफ समर प्रताप कई बार विराट ओबरॉय से मिलने के लिए जाता रहता था, लेकिन इस बार जब वो विराट ओबरॉय से मिलने के लिए आया था तो वो अपने साथ एक डेमीगॉड हीलर भी लेकर आया था, जो विराट ओबरॉय को ठीक करने में उसकी मदद कर सके। बहुत ही कम समय में विराट के घाव भर गए थे और पहले हुए उसके नुकसान अब बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे। पृथ्वी ग्रह की कंसर्न्ड अथॉरिटीज से जो बन पा रहा था वो कर रही थी, जिससे विराट ओबरॉय को जो कुछ भी नुकसान पहुंचा है वो कम हो पाए। लेकिन अफसोस की बात थी कि उनकी सभी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही थी। विराट ओबरॉय के दिमाग में बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचा था और उसके दिमाग के बहुत से हिस्से इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो गए थे कि न तो वो हील हो सकते थे और न ही रिपेयर हो सकते थे। उसे ठीक करने के लिए न तो टेक्नोलॉजी मदद कर पा रही थी और न ही कोई स्किल्स। इस वजह से विराट ओबरॉय को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन विराट ओबरॉय की लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज़ को कम करने के लिए फोकस किए गए पृथ्वी ग्रह की कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के एफर्ट्स ज़्यादातर एक सक्सेस ही थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी भी बाकी थी वो था विराट ओबरॉय का मूवमेंट। जहां उसकी ज़्यादातर बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन कर रही थी, लेकिन अभी भी उसके कुछ बॉडी मूवमेंट्स थे जिनके साथ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती थी और जो न तो सॉल्व की जा सकती थी और न ही उन्हें ओवरकम किया जा सकता था। एग्जाम्पल के तौर पर जब विराट ओबरॉय अपने पॉकेट में हाथ डालना चाहता था तो उस समय उसे अपने हाथों को गाइड करने में प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को अपने पॉकेट्स में ठीक तरह से नहीं डाल सकता था। इस तरह की क्षमता के साथ एक फाइटर होना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तुम मेरे फ्यूचर की चिंता मत करो, मेरी बॉडी भले ही परमानेंटली डैमेज्ड रहे, लेकिन मेरा दिमाग और मेरी समझ हमेशा वैसी की वैसी ही रहेगी जैसी कि आज तक थी। अगर मैं कभी नहीं भी लड़ पाया न, तब भी मैं अपने इस बर्बाद दिमाग को कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल में ले ही आऊँगा। विराट ओबरॉय समर प्रताप से कहता है। समर प्रताप ने जितना एक्सपेक्ट किया था विराट ओबरॉय उससे कहीं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद भी वो इमोशनली टूटा नहीं था और जब वो बात कर रहा था तब उसकी आंखों में अभी भी एक आग देखी जा सकती थी, जो सबको यही बता रही थी कि विराट ने जो कुछ भी कहा है वो उसे एक्चुअल में मीन करता है। दूसरी तरफ क्विल कैल्वन से लड़ाई के बाद वीर वाकई में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। उसके इस कारनामे में दूसरों को उसकी असली फिटनेस लेवल को मानने के लिए मजबूर कर दिया था और अब लोगों को समझ में आ गया था कि वीर सिर्फ अपने सुपर पेट पर ही डिपेंडेंट नहीं है और उसकी फिटनेस लेवल कम से कम 200 से ऊपर की ही होगी। हालांकि ये बात और थी कि सभी लोग ये बात भी जानते थे कि इवॉल्वर्स के लिए इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है कि वीर को किसी तरह से लाइफ जीन एसेंसेस को अब्जॉर्ब करने का कोई तरीका मिल गया हो और इसलिए उसने खुद के लिए सुपर जीन पॉइंट्स हासिल कर लिए हो। सभी लोग अब जल्दी जल्दी वीर से रिलेटेड हर तरह के टॉपिक्स डिस्कस करने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ सभी ऑफिसर्स यही सोच रहे थे कि किस तरह से वो वीर को लाइफ जीन एसेंसेस को अब्जॉर्ब करने के सीक्रेट को खोलने पर मजबूर कर सकें। क्विल के साथ लड़ाई वाली रात के बाद से वीर का कम्युनिकेटर बजना बंद ही नहीं हुआ था और इसीलिए फिर अंत में वीर ने उसे ऑफ ही कर दिया था। लेकिन जहां वीर अपना कम्युनिकेटर ऑफ कर सकता था, सेम चीज़ चौहान फैमिली के बाकी मेंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं थी। चौहान फैमिली के बाकी के लोगों को वो लोग अप्रोच करने लगे थे जो वीर का सीक्रेट जानना चाहते थे। मिस्टर चौहान के प्रेसिडेंट बनने की वजह केवल उनकी खुद की पावर नहीं थी, बल्कि उनका बहुत से ऊंचे ग्रुप्स, फैमिलीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशन थे, जिसकी वजह से उन्हें प्रेसिडेंट बनने में मदद मिली थी। और उसी का नतीजा था कि वो किसी भी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते थे। हर तरफ से आ रही इतनी सारी रिक्वेस्ट के बाद फाइनली मिस्टर चौहान वीर से मिलने के लिए गए थे और उससे लाइफ जीन एसेंसेस के बारे में पूछा था, चाहे वीर ने लाइफ जीन एसेंसेस को अब्जॉर्ब किया हो या नहीं। लेकिन मिस्टर चौहान को पृथ्वी ग्रह की कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को जवाब देना था। वो हमेशा के लिए उनके सवालों और क्यूरियसनेस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। जी हाँ, मैंने सुपर जीन पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। मिस्टर चौहान को जवाब देते समय वीर न तो हिचकिचाया था और न ही उसने किसी तरह का झूठ बोला था।
दरअसल जब वीर क्विल कैल्वन से लड़ने के लिए गया था उसने तभी इस कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोच लिया था। वो जानता था कि लोगों के दिमाग में ये बात ज़रूर ही आएगी, और इसीलिए मिस्टर चौहान का जवाब सुनकर वो सरप्राइज नहीं हुआ था और उनके हर तरह के सवाल के लिए वो पहले से ही तैयार था। वीर के कन्फर्मेशन के बाद मिस्टर चौहान कुछ देर के लिए शांत हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वीर ने उन्हें जो कुछ भी बताया है वो उस पर गौर कर रहे हो। मुझे जो कुछ भी बता सकते हो वो सब बताओ। कुछ समय बीत जाने के बाद मिस्टर चौहान एक गहरी सांस लेते हुए वीर से कहते हैं, वेल, मेरा ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है। एक्चुअली सुपर जीन पॉइंट्स को हासिल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको बस सुपर एलियंस के एग्स को ढूंढना है। एक ऐसा एग जो अपने शेल के अंदर पूरी तरह से बना हुआ ना हो, उसे खा लीजिए और आप सुपर जीन पॉइंट्स हासिल कर लेंगे। मुझे अपने सुपर जीन पॉइंट्स वहीं से ही मिले हैं। मिस्टर चौहान की बात सुनकर वीर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उनसे कहता है, सच में ये इतना आसान है? वीर का जवाब सुनकर मिस्टर चौहान काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। आफ्टर ऑल उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीर का जवाब इतना ज़्यादा सिंपल होगा। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अभी आपको जो कुछ भी बताया है वो सब सच है। वीर मिस्टर चौहान से कहता है, बढ़िया है, ये तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खोज है। एक ऐसी खोज जो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा काम आएगी। वीर की बात सुनकर मिस्टर चौहान की खुशी का ठिकाना नहीं था। तुम अब आगे किसी भी और चीज़ की चिंता मत करो वीर बेटा। अब यहाँ से तुम्हारे इस खुलासे से रिलेटेड हर मैटर को चौहान फैमिली संभाल लेगी, और तुम्हारी इस खोज के लिए जो इनाम तुम्हें मिलेंगे वो बिल्कुल भी तुम्हें निराश नहीं करेंगे। मिस्टर चौहान खुशी खुशी वीर से कहते हैं। अपने होने वाले दामाद पर उन्हें इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था। सच पूछो तो वीर ने किसी भी तरह के रिवॉर्ड्स हासिल करने का प्लान नहीं किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने मिस्टर चौहान के सामने पूरा सच एडमिट नहीं किया था। और सुपर एलियंस के एग्स को हासिल करना एक सुपर एलियन को जान से मारने से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। मोराइक ग्रह पर सुपर एलियंस को ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन उनके एग्स को ढूंढना मुश्किल ज़रूर था। अगर लोग अपना समय उन एग्स को ढूंढने में लगाएंगे तो वीर को नहीं लगता था कि उनके एफर्ट्स उसके काम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। वैसे इस बात के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है कि कोई इतना ज़्यादा लकी होगा कि उसे किसी सुपर एलियन का एग मिल पाएगा और उसके बाद वो उस सुपर एलियन को भी जान से मारने में कामयाब हो पाएगा जो उस एग को गार्ड कर रहा है। और यही वजह थी कि बस सुपर एलियन के एग्स के थ्रू अपने सुपर जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार कर पाना फिलहाल तो इम्पॉसिबल ही नज़र आ रहा था। खैर, मोराइक ग्रह पर वापस लौटने के बाद वीर ने मूवमेंट शेल्टर को छोड़ने का प्लान किया था। वो एक दूसरे ह्यूमन शेल्टर को ढूंढना चाहता था ताकि वो कबीर मदान को लाइफ जीन एसेंस बेचकर उसके साथ की हुई अपनी डील को पूरा कर सके। माउंटेन रेंजर्स को छोड़ने के कुछ ही देर के बाद वीर को एक ऐसा ह्यूमन शेल्टर मिल ही गया जहां पर वो अपनी इस डील को पूरा कर सकता था। वीर के दिए हुए लाइफ जीन एसेंस के बदले मदान फैमिली ने उसे एक रेयर मेटल की पूरी खान तोहफे में दी थी। उस खान से जेड स्टील नहीं बल्कि जेड एलॉय हासिल हो सकता था, जिसे हासिल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी साबित होता है। वो काफ़ी एक्सपेंसिव था और लोग अभी भी उस एलॉय की क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगा रहे हैं, और यही वजह थी कि उसकी कीमत आसमान छू रही थी। एपिसोड 1135 सिल्वर फॉक्सेस ट्रेजर हंट। एंजल जीन ऑफिस के अंदर सेवंथ अरोरा वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे थे। स्क्रीन पर मौजूद इमेज में वही रॉयल शूरा खड़ा हुआ था जिसने वीर पर क्विल के साथ लड़ाई के बाद अटैक करने की कोशिश करी थी। मिस्टर अरोरा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए हमें अपने रॉयल मेंबर्स में से एक की कुर्बानी देनी पड़ी। आपको नहीं लगता कि आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए? वो रॉयल शूरा सेवंथ अरोरा से कहता है। इस शांति प्रस्ताव को होने से रोकना अब हमारा सबसे बड़ा मकसद है, और ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं है। इसके अलावा क्विल कैल्वन की मौत उसकी खुद की ही लापरवाही का नतीजा है। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उस रॉयल शूरा की बात सुनकर सेवंथ अरोरा अपनी आवाज़ में बिना किसी इमोशन के जवाब देते हैं। मिस्टर अरोरा, हम हमारे दोस्त की मौत ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। ज़रा इस बारे में सोच लीजिए, क्योंकि अगर आपने सही फैसला नहीं लिया तो हमें हमारे बीच का कोऑपरेटिव वेंचर यहीं पर ही ख़त्म करना होगा। रॉयल शूरर अपनी आवाज़ में दृढ़ता के साथ कहता है, और उसकी बात सुनकर सेवंथ अरोरा की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं और उनका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो गुस्सा जितना जल्दी आया था उतना ही जल्दी चला भी गया। आप क्या चाहते हैं जनरल? अपने चेहरे पर स्माइल के साथ सेवंथ अरोरा उस रॉयल शूरर से कहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप ये कैसे करेंगे, लेकिन जिस इंसान ने हमारे साथी को जान से मारा है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वीर रहेजा को मरना होगा। उस जनरल शूरर के चेहरे पर इस समय बेरहमी थी और वो हर हाल में बस वीर की मौत चाहता था। बस इतनी सी बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम तो बिना किसी मुसीबत के हो जाएगा।
मुझे बस 1 महीने का समय दीजिए और इस महीने के अंत तक इस दुनिया से वीर रहेजा का नामो निशान मिट जाएगा। और रही बात हमारे लेटेस्ट पैकेज की, तो प्लीज़ उसे समय पर डिलीवर करा दीजिएगा। अपने चेहरे पर बेरहम स्माइल के साथ 7th अरोरा शूरर जनरल से कहते हैं। मैं आपकी अच्छी खबर का इंतज़ार करूंगा। तब तक के लिए हमारे बीच के इस कोऑपरेशन की डील को खत्म ही समझिए। शूरर जनरल 7th अरोरा से कहता है। ठीक है, 7th अरोरा अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहते हैं और इसके बाद शूरर जनरल कॉल कट कर देता है। लेकिन 7th अरोरा के चेहरे पर बेरहम मुस्कान अभी भी बनी हुई थी और अगले ही पल वो चिंटू अरोरा को अपने कैबिन में बुलाते हैं। अपने लोगों को जनरल शूरर के पास लेकर जाओ, उनकी सभी सप्लाईज लूट लो और उसके बाद उस जनरल शूरर को वहीं पर ही खत्म कर दो। चिंटू अरोरा को अपने कैबिन में बुलाने के बाद 7th अरोरा अपनी आवाज़ में बेरहमी के साथ उससे कहते हैं और उन्हें अचानक से ऐसा ऑर्डर देते हुए सुनकर चिंटू अरोरा शॉक्ड रह जाता है। चेयरमैन, आपको नहीं लगता कि ऐसा करने के बाद हम शूरर्स की दुश्मनों की लिस्ट में आ जाएंगे? फ्यूचर में हमारी सप्लाईज का क्या होगा? शॉक चिंटू अरोरा 7th अरोरा से पूछता है। शूरर्स के प्लैनेट में रॉयल शूरर्स की कमी नहीं है। अगर इनके साथ हमारा कंट्रैक्ट खत्म भी हो गया तब भी मैं श्योर हूं कि कोई दूसरी शूरर फैमिली हमारे साथ कंट्रैक्ट करने के लिए तैयार रहेगी। अपने चेहरे पर बेरहम मुस्कुराहट के साथ 7th अरोरा चिंटू अरोरा से कहते हैं और उनकी बात सुनकर चिंटू अरोरा बस हाँ में सिर हिलाता है। इस तरह मोराइक ग्रह में वीर एक बार फिर से माउंटेन्स में घूम रहा था, इस उम्मीद में कि उसे और सुपर एलियंस मिल जाएंगे। हालांकि वहां पर बहुत से सुपर एलियंस थे, लेकिन वीर बस ऐसे ही किसी सुपर एलियन के पीछे नहीं जा सकता। इसके अलावा वीर को 2nd जनरेशन के सुपर एलियंस को ढूंढने की ज़रूरत थी, जिसने वीर की खोज को बहुत सीमित कर दिया था, जिन्हें वो अपना उपयुक्त टारगेट मान सकता है। पता नहीं मैं डेविल ब्लड किंग के शेल्टर को कब हासिल कर पाऊंगा। उस तरह की जगह में ज़रूर ही बहुत से 2nd जनरेशन के सुपर एलियंस होंगे। वीर के मन में इस समय 2nd जनरेशन के सुपर एलियन का लालच था, लेकिन ये सिर्फ वीर के अपने ख्याल थे और कुछ नहीं। अपनी करंट लेवल की पावर के साथ वीर जानता था कि वो एक साथ इतने सारे सुपर एलियंस से लड़ने में कामयाब नहीं हो पाएगा, और यही वजह थी कि इस तरह की हिम्मत भरे काम को करने के बारे में वीर बस सोच ही सकता था। एक पर्टिकुलर घाटी से निकलने के बाद वीर नोटिस करता है कि वो माउंटेन रेंजेस को अपने पीछे छोड़ता आ रहा है। इतने लंबे समय तक ढूंढने के बाद भी जब वीर को कोई भी 2nd जनरेशन का सुपर एलियन नहीं मिला था, तो वो मन ही मन निराश हो गया था। बस 40 से भी कम सुपर जीन पॉइंट्स चाहिए मुझे इसकी मैक्सिमम लेवल को पार करने के लिए। वीर जल्द से जल्द सपासा बनने की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि इस समय वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और इसीलिए वो पृथ्वी ग्रह के एलीट्स के साथ नहीं लड़ सकता था। केवल वीर ही जानता था कि क्विल कैल्वन के साथ लड़कर उसे हराने के लिए उसे किस तरह से अपने पास मौजूद सारी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना पड़ा था और डेविल आई स्पाइडर की पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ा था। उसी के साथ उसने कुछ सेकंड्स के लिए उस शूरर के दिमाग को हिप्नोटाइज किया था और उसी दौरान वीर उस अटैक को करने में कामयाब हो पाया था, जिसने क्विल कैल्वन के दिमाग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अगर उस समय वीर ने ऐसा नहीं किया होता तो वो किसी भी कीमत पर क्विल कैल्वन से जीत नहीं पाता। लेकिन अगर वो एक सपासा बन जाता है तो इस तरह की लड़ाई लड़ना उसके बाएं हाथ का खेल होगा। उसके बाद उसे जो पावर हासिल होगी उससे इस तरह की मिलती जुलती स्ट्रेंथ वाले किसी को भी मारना वीर के लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए वीर नोटिस करता है कि वो अब कच्चे रास्तों और हरी भरी घासों के बीच में है। हालांकि वहां की ज़मीन पर अभी भी हल्की सी ढलान थी, लेकिन उनमें भी बहुत से पेड़ पौधे मौजूद थे। घास से भरे मैदानों में वीर को एक अकेला एलियन नजर आता है, जो एलियंस के एक पूरे के पूरे ग्रुप का पीछा कर रहा था। वो ग्रुप देखने में किसी भेड़ का ग्रुप लग रहा था, जिसमें अच्छे खासे भेड़ मौजूद थे, और जो एलियन उस ग्रुप का पीछा कर रहा था उसके 6 पैर और 2 हाथ थे। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था और इसीलिए वीर के लिए ये समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि वो एलियन आखिर है क्या, या फिर वो किस एलियन के जैसा लग रहा है। लेकिन जब वीर उस एलियन की लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व करता है तब उसे रियलाइज होता है कि वो एक सेक्रेड ब्लड एलियन है। वीर को सेक्रेड ब्लड एलियन को जान से मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसीलिए उसने प्लान किया था कि वो बस चुपचाप यहाँ से निकल जाएगा और अपना समय और एनर्जी किसी सुपर एलियन को ढूंढने में लगाएगा। लेकिन जैसे ही वीर वहाँ से जाने लगता है, सिल्वर फॉक्स उसके कंधे से कूद जाता है। ज़मीन पर लैंड करने के बाद सिल्वर फॉक्स उस अजीब से मॉन्स्टर की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है, और अगले ही पल सिल्वर फॉक्स उस मॉन्स्टर के ऊपर कूदता है और पलक झपकते ही उसे इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है। जबकि सिल्वर फॉक्स को इस तरह से देखकर वीर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। आज से पहले सिल्वर फॉक्स ने कभी भी अपनी मर्जी से किसी भी एलियन पर इस तरह खतरनाक तरीके से अटैक नहीं किया था और इसीलिए वीर शो नहीं था कि अब सिल्वर फॉक्स ऐसा क्यों कर रहा था। इसके अलावा भेड़ जैसे दिखने वाले वो एलियंस भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे थे।
उनकी लाइफ फोर्सेस ज़्यादातर ऑर्डिनरी ही थी और उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो एक म्यूटेंट एलियन था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि सिल्वर फॉक्स की मौजूदगी के बावजूद वो सभी एलियंस वहाँ से भागे नहीं थे, जैसा कि आमतौर पर होता आया है। लेकिन एक और बात थी जो उससे भी ज़्यादा अजीब थी, वो ये कि जब सिल्वर फॉक्स ने उस मॉन्स्टर को जान से मार डाला था, उसके बाद भी वो उन भेड़ जैसे एलियंस को जान से मारने के लिए उनके पीछे नहीं गया था, बल्कि सिल्वर फॉक्स बस दूर से ही उन भेड़ जैसे एलियंस को देख रहा था। अब इसके पीछे क्या वजह थी, उसका वीर बस अंदाज़ा ही लगा सकता था। अपने चेहरे पर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ वीर सिल्वर फॉक्स के पास जाता है और उसके बगल में बैठकर उन भेड़ जैसे एलियंस को वैसे ही देखना लगता है जैसे उसका ये प्यारा पेट देख रहा था। उसके बाद वीर को कुछ ऐसा नज़र आता है जो कि काफ़ी अजीब था। ऑर्डिनरी एलियंस रेयरली ही कभी प्लांट्स खाते हैं, केवल एलियंस के बच्चे ही ट्रेडिशनली प्लांट्स खाते हैं और वो भी आमतौर पर सुपर एलियंस ही होते हैं। लेकिन भेड़ के जिस ग्रुप को वीर घास खाते हुए देख रहा था वो पूरी तरह से ऑर्डिनरी और म्यूटेंट एलियंस थे। भेड़ के उस ग्रुप को इस तरह से सिर झुकाकर ज़मीन पर मौजूद घास को खाता हुआ देखना वीर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था। लेकिन इस एक अजीब चीज़ के अलावा ऐसी और कोई चीज़ नहीं थी जो वीर को अजीब लग रही थी। हर तरह से वो बस केवल भेड़ ही नज़र आ रहे थे और कुछ नहीं। सिल्वर फॉक्स, चलो हमारे जाने का समय हो गया है। आगे बढ़ते हुए वीर सिल्वर फॉक्स से वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन सिल्वर फॉक्स अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, वो बस वहीं घास पर ही पड़े रहकर उन भेड़ों को देखता रहता है। वीर सिल्वर फॉक्स को उसकी जिद छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था और इसीलिए वो बस सिल्वर फॉक्स के पास लौट आता है और उसी के बगल में बैठकर उन भेड़ों को देखता रहता है। हालांकि देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि वहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वीर को इस बात पर शक होने लग गया था कि सिल्वर फॉक्स ने किसी तरह की खोज करी है जिसे वो अभी तक देख नहीं पाया है। आधे दिन तक वीर और सिल्वर फॉक्स उन भेड़ जैसे एलियंस को देखते रहते हैं और जितने समय तक वो उन्हें देख रहे थे वो भेड़ उसी एरिया में ही थे और घंटों तक खुशी खुशी घास चर रहे थे। जब सूरज करीब करीब ढलने वाला था तब उन भेड़ जैसे एलियंस ने अपनी जगह से जाना शुरू कर दिया था। एक भेड़ ने लीड ली थी और वो अपने साथ साथ बाकी सभी भेड़ों को लेकर उन्हीं माउंटेन्स की तरफ जाने लगी थी जहां से वीर अभी अभी नीचे आया था। सिल्वर फॉक्स भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है और वीर सिल्वर फॉक्स के पीछे पीछे। कुछ ही देर के बाद वो सभी भेड़ें एक घाटी में एंटर करती हैं जो एक तरफ से सील्ड थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये वो जगह है जहां पर वो सभी भेड़ें रहती हैं। वहां पर पहुंचकर सिल्वर फॉक्स किसी कुत्ते की तरह जमीन को सूंघने लगता है, जिसे देखकर वीर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाता है। लेकिन वीर समझ गया था कि सिल्वर फॉक्स का ऐसा बिहेवियर एबनॉर्मल था। सिल्वर फॉक्स इस तरह से बिहेव तभी करता है जब उसे कुछ मिला होता है, और यही वजह थी कि वीर सिल्वर फॉक्स को जितना भी समय चाहिए था उसे देने का डिसाइड करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ इन माउंटेन्स पर कोई खजाना है। अपनी चिन को उंगली से रब करते हुए वीर इस समय गहरी सोच में था। लेकिन फिर अगले ही पल वो देखता है कि सिल्वर फॉक्स ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है और वो उस घाटी में और ज़्यादा गहराई से जाता जा रहा है। सिल्वर फॉक्स का ये बिहेवियर देखकर वीर अपने ख्यालों से बाहर निकल आता है और सिल्वर फॉक्स के करीब जाने के लिए तेज़ी से उसके पीछे जाने लगता है। 1136 एप 1136 ट्रांसपेरेंट लिटिल फिश एपिसोड 1136 ट्रांसपेरेंट लिटिल फिश। सिल्वर फॉक्स आगे बढ़ते हुए उस पूरे रास्ते भर ज़मीन को ऐसे सूंघता रहता है जैसे कि मानो वो इस समय किसी चीज़ की खोज में हो। इसके अलावा भेड़ जैसे वो एलियंस देखने में अग्रेसिव नहीं लग रहे थे, लेकिन जब वीर और सिल्वर फॉक्स उनके करीब पहुंचे थे तब वो सबके सब भेड़ बस वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वो उन दोनों को देखने लगते हैं जो इस समय यहाँ उनकी घाटी में आए थे। इनकी किस्मत अच्छी है कि ये सभी भेड़ यहाँ पर रहती हैं और यहाँ आसपास कोई भी ह्यूमंस मौजूद नहीं हैं। नहीं तो अगर यहाँ पर कोई ह्यूमंस होते तो ये बेचारी भेड़ें तो इंसानों के हाथों मारी जाती, वीर मन ही मन सोचता है। दूसरी तरफ सिल्वर फॉक्स घाटी की गहराई में जाना जारी रखता है। ऐसा लग रहा था कि वो घाटी की खाई की तरफ जा रही थी और घाटी की गहराई में जाने के बाद सिल्वर फॉक्स अपने पंजे के नाखूनों से पत्थर को खरोंचना शुरू कर देता है। सिल्वर फॉक्स ने जहां पर खुदाई शुरू करी थी वहां पर एक बहुत ही पतली दरार थी, कुछ भी, यहां तक कि एक पेपर तक उस दरार के अंदर नहीं जा सकता था। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वीर उस दीवार के पास जाता है और देखने की कोशिश करता है कि सिल्वर फॉक्स क्या खोदने की कोशिश कर रहा है। उस छोटी सी दरार में से एक तरह का लिक्विड लीक हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस एरिया के प्लांट्स को मॉइस्चर दे रहा है जिससे वो और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो सके। खैर, फिर कुछ ही देर में सिल्वर फॉक्स ने तेज़ी से ज़मीन पर खोदते हुए 2 मीटर गहरा होल कर दिया था। उस होल के नीचे एक गुफा थी जो बहुत ही बड़ी थी और जहां पर छत में से ढेरों बर्फ की लंबी लंबी चट्टानें उभरी हुई थी।
अंदर का वातावरण काफी ज्यादा उमस भरा था और उसी के अंदर वीर को लगातार पानी के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। वीर ऊपर छत पर मौजूद बर्फ की पतली चट्टानों की तरफ देखता है, जहां से पानी की इतनी बूंदें टपक रही थी कि वहां नीचे जमीन पर एक पुल बन गया था। वीर समझ गया था कि माउंटेन के बाहर जो पानी निकल रहा था वो जरूर ही इस पुल से आया होगा, लेकिन वो देखने में कहीं से भी स्पेशल नहीं लग रहा था। तभी सिल्वर फॉक्स उस पुल के पास जाता है और कई बार उसके चक्कर लगाता है, जैसे कि मानो वो किसी खास चीज की तलाश कर रहा हो। वीर सिल्वर फॉक्स के पीछे पीछे जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूल के साइड में जाकर उसे ज्वाइन कर सके, सिल्वर फॉक्स पलटता है और अपने मास्टर को अपने दांत दिखाकर गुर्राने लगता है। ये क्या बात हुई यार, अब इतना भी सेल्फिश मत बनो। अगर तुमने कुछ धन की चीज ढूंढ भी ली है तो मैं कौन सा उसे तुमसे चुराने वाला हूं। वीर ने भले ही ये कह दिया था, लेकिन ये सिवाय एक झूठ के और कुछ नहीं था। मन ही मन उसने ये प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि किस तरह से वो सिल्वर फॉक्स जो कुछ भी ढूंढ रहा है उसे वो उससे चुरा सके। लेकिन फिर भी सिल्वर फॉक्स को इस तरह से बिहेव करता हुआ देखकर वीर आगे बढ़ने से रुक जाता है। सिल्वर फॉक्स से कुछ दूरी पर खड़े रहकर वीर उसे ऑब्जर्व करने लगता है, इस उम्मीद में कि उसे एक झलक दिख पाए कि सिल्वर फॉक्स क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वीर नोटिस करता है कि आखिर क्यों सिल्वर फॉक्स ने इस तरह से उसे भगा दिया था। इसलिए नहीं क्योंकि उसे वहां पर जो कुछ भी मौजूद था उसका लालच था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस पूल में कुछ ऐसा मौजूद था जिसमें जान थी, और सिल्वर फॉक्स उस पर गुस्सा नहीं कर रहा था बल्कि उसे वॉर्न कर रहा था। वीर ने पहले तो ये रियलाइज नहीं किया था, लेकिन जब सिल्वर फॉक्स उस पूल को ऑब्जर्व करने के लिए रुकता है तब वीर भी नोटिस करता है कि वहां पर कुछ तो है जो सही नहीं है। पूल के अंदर जिस डायरेक्शन में सिल्वर फॉक्स देख रहा था वहां पर एक मछली तैर रही थी। वो मछली बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, इनफैक्ट बस केवल 10 सेंटीमीटर्स ही लंबी थी और सेमी ट्रांसपेरेंट थी। साथ ही साथ उस मछली की हड्डियां भी ट्रांसपेरेंट थी और वो तभी किसी की नज़रों में आ सकती थी जब किसी को उनकी ब्लड वेसल्स नजर आएं। अगर कोई ध्यान से उस पानी को देखते हुए इस तरह से ऑब्जर्व नहीं करेगा तो किसी को भी उनके वहां पर होने के बारे में पता ही नहीं चलेगा। पानी की वजह से वीर उस मछली की लाइफ फोर्स को सेंस नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए वीर अपने डेविल आई मास्क को बुलाता है और उसकी मदद से वो उस मछली में एक फ्लेम की मौजूदगी के बारे में पता लगाने में कामयाब हो जाता है, जो उस मछली की लाइफ फोर्स थी और उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जितनी कि एक सुपर एलियन की होती है। ये छोटी सी मछली एक सुपर एलियन है। वीर इस समय शॉक्ड और कंफ्यूज्ड दोनों ही था। हालांकि ये बात और थी कि उस छोटी सी मछली के अंदर मौजूद एनर्जी ब्लरी थी और इसीलिए वीर को समझ में आ गया था कि वो बस एक फर्स्ट जनरेशन की सुपर एलियन है। और क्योंकि उस मछली के अंदर वीर को थंडर की किसी भी तरह की एलिमेंटल प्रॉपर्टीज नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों अचानक से सिल्वर फॉक्स को उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया है। सिल्वर फॉक्स पूल के पास ही लेट जाता है और वहां से मूव नहीं करता है। कुछ देर के बाद वो एक बार फिर से उस पूल के वैसे ही चक्कर लगाने लगता है जैसे कि उस समय पहले लगा रहा था जब वो यहाँ पर आया था। साथ ही साथ सिल्वर फॉक्स इस समय ऑलमोस्ट अपने ख्यालों में खोया हुआ सा नजर आ रहा था। आखिर इसे चाहिए क्या? सिल्वर फॉक्स को ऑब्जर्व करते हुए वीर मन ही मन सोचता है। अगर सिल्वर फॉक्स उस मछली को जान से मारना चाहता तो अब तक उसने ये काम बहुत ही अच्छी तरह से कर दिया होता। आफ्टर ऑल वो पूल बहुत ज्यादा गहरा नहीं था और ज्यादा से ज्यादा बस 3 फीट ही गहरा था। यहाँ तक कि वो बिना किसी एफर्ट के अपनी लाइटनिंग से पानी को भी इलेक्ट्रीफाई कर सकता था और उससे उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। इसके अलावा वीर भी वहां पर था। अगर सिल्वर फॉक्स अटैक करना चाहता और उसे किसी बैकअप की ज़रूरत होती तो ऑफकोर्स वो ये बात जानता था कि उसका मास्टर भी बस खड़े खड़े उसे उस मछली के साथ अकेले ही लड़ते हुए देखता नहीं रहता। लेकिन सिल्वर फॉक्स बस एक बार फिर से उस पूल के पास लेट जाता है और उस छोटी ट्रांसपेरेंट मछली को तैरता हुआ देखने के अलावा और कुछ नहीं करता है। अपनी आंखों के सामने का ये नज़ारा देखकर वीर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो सिल्वर फॉक्स को देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। न चाहते हुए भी वीर बस केवल इंतज़ार ही कर सकता था। अगर वीर उस पूल के करीब जाता भी था तो सिल्वर फॉक्स वीर को अप्रोच करके पहले की ही तरह गुर्राना शुरू कर देता था, और ये समझने के बाद कि उसका पेट अब कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है, वीर किसी भी तरह का ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था जिससे किसी भी तरह से सिल्वर फॉक्स का गुस्सा बढ़े। कुछ ही देर के बाद एक भेड़ उस गुफा के अंदर आती है जिसे सिल्वर फॉक्स ने खोदा था। ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उस भेड़ को लोगों का डर था और इसीलिए वो चलते हुए सीधा वीर के बगल में आ जाती है। पूल को देखकर वो भेड़ में करके आवाज़ निकालना शुरू कर देती है और उसके बाद वो पूल की तरफ ऐसे जाने लगती है जैसे कि वो प्यासी हो और उसे पानी की तलाश हो।
वीर को लगा था कि सिल्वर फॉक्स उस भेड़ को भी वैसे ही उस पूल के पास जाने से रोकेगा जैसे उसने वीर को रोका था। लेकिन सरप्राइजिंगली वो सिल्वर फॉक्स ऐसा कुछ भी नहीं करता है, बल्कि वो बस वहीं पर लेटा रहकर उस भेड़ को अपनी प्यास बुझाते हुए देखता रहता है। साथ ही वीर को लगा था कि उस भेड़ के वहां पर आने की वजह से उस ट्रांसपेरेंट मछली को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस मछली की तरफ से कोई भी नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया था। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था जैसे कि उस मछली को कोई परवाह ही न हो, वो अभी भी वैसे ही खुशी खुशी तैर रही थी जैसे कि वो अब तक तैर रही थी। वो भेड़ थोड़ा पानी पीती है और एक बार जब उसका काम खत्म हो जाता है वो पलटकर वहां से जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन फिर वीर ने इसके बाद जो देखा वो अब तक का सबसे खतरनाक और डरावना नज़ारा था। उस भेड़ का मुंह सड़ना शुरू हो जाता है और उसके फ्लैश के टुकड़े नीचे ज़मीन पर गिरने लगते हैं। उस नज़ारे को और ज़्यादा डरावना बनाने के लिए वीर नोटिस करता है कि वो भेड़ ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसने कुछ नोटिस ही न किया हो। उसे न तो कोई दर्द महसूस हो रहा था और न ही कोई और फीलिंग। वो बस बाहर की तरफ ऐसे ही कैजुअली जाना जारी रखती है जैसे कैजुअली वो यहाँ पर आई थी। हालांकि ये बात और थी कि जैसे जैसे वो चल रही थी उसके चेहरे से उसका और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैश गिरता जा रहा था, जिसकी वजह से नीचे की ज़मीन खून से रंग गई थी। और फिर कुछ ही देर के बाद यही सेम चीज़ उस भेड़ की बॉडी की बाकी जगह पर भी होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी की बाकी जगह से भी फ्लैश के टुकड़े नीचे ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते कुछ ही देर के बाद उस भेड़ का स्केलेटन नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो भेड़ अभी भी एग्जिट की तरफ चलती जा रही थी और जब तक वो उस गुफा से बाहर निकली थी तब तक बस हड्डियों का एक ढांचा ही रह गई थी। उस भयानक भीषण गंदगी में हर तरफ उस भेड़ के अंग इधर उधर बिखरे पड़े थे। लेकिन उस भेड़ जिसके शरीर में अब बस हड्डियां ही बची हुई थी उसको बाहर की तरफ जिंदा जाता हुआ देखकर वीर को चाहकर भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अपनी आंखों के सामने का ये नज़ारा देखकर वीर इतना घबरा गया था कि उसके पसीने छूट गए थे। और अब उसे ये समझते हुए देर नहीं लगती है कि क्यों सिल्वर फॉक्स इतनी देर से उसे उस पूल को अप्रोच करने से रोक रहा था। उस पूल के अंदर मौजूद लिक्विड किसी भी कीमत पर पीने के लायक तो नहीं है। तो ऐसे में उस ट्रांसपेरेंट मछली का उस पानी के अंदर रहकर सर्वाइव करना अपने आप में ही किसी भी तरह के चमत्कार से कम नहीं था। 1137 एप 1137 फेक डेथ एपिसोड 1137 फेक डेथ। वीर अभी अपनी आंखों के सामने देखे गए नज़ारे पर भरोसा करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे गुफा के बाहर से एक साथ कई सारी भीड़ों की में की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है। उन भीड़ों की आवाज़ सुनकर वीर तुरंत ही भागता हुआ बाहर जाता है और देखता है कि बाकी सभी भीड़ें इस समय डरी हुई हैं और उस भीड़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हैं, जो अब बस हड्डियों का ढांचा ही रह गई थी। लेकिन अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि उस हड्डियों वाली भीड़ ने अभी तक खुद में किसी भी तरह की गड़बड़ी को नोटिस नहीं किया था और उसे अभी भी इसी बात पर भरोसा था कि वो अपने दोस्तों की ही तरह एकदम नॉर्मल है। इस बात से अनजान कि क्यों बाकी की भीड़ें उसे अवॉइड कर रही हैं। वो उन भीड़ों को फॉलो करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब वो हड्डियों वाली भीड़ बाकी की भीड़ों को फॉलो कर रही थी उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद ही वीर को छत से कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर देखते ही देखते कुछ ही पलों में उस भेड़ की बहुत सी हड्डियां टूट जाती हैं और वो ज़मीन पर गिर जाती है। उस पूल के पानी में ऐसा भी क्या है? अपनी आंखों के सामने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले नज़ारे को विटनेस करने के बाद वीर को अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। खैर, गुफा के अंदर वापस लौटकर जब वीर उस क्रीपी पूल को देखता है तो उसका दिल जोरों से धड़कना शुरू हो जाता है। वीर उस पूल के आसपास की हवा को सूंघता है और उसे उस हवा में कुछ भी अजीब नोटिस नहीं होता है। इससे कम वीर एक बात के लिए तो शो हो ही गया था कि उस पानी में जो कुछ भी था वो एक नेचुरल एसिड नहीं है। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उस पूल का पानी ऊपर छत पर मौजूद बर्फ की पतली चट्टानों से लगातार टपक रहे पानी से इकट्ठा हुआ है। वीर ऊपर की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि ऊपर छत पर मौजूद बर्फ की पतली चट्टानों के अंदर बहुत सी दरारें मौजूद थी, जो इस बात को दर्शा रही थी कि पानी ज़रूर ही उसके अंदर से लीक हुआ होगा। लेकिन जिस तादाद में पानी उनमें से निकल रहा था वो काफ़ी कम था। वहाँ पर ऐसी 10 चट्टानें थी और हर कुछ मिनटों पर बस केवल एक ही बूंद टपक रही थी। ऐसे में भगवान ही जाने कि इस पूल को बनने में न जाने कितने साल लगे होंगे। सिल्वर फॉक्स, अगर तुम यहीं पर ऐसे ही लेटकर इंतज़ार करते रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम इस मछली को पूल में से बाहर निकालना चाहते हो तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये अपने आप ही बाहर निकल आएगी। मेरे ख्याल से हमें साथ में अपना दिमाग लगाकर कुछ ऐसा रास्ता सोचना चाहिए जिससे हम इस मछली को इस पूल में से बाहर निकालने में कामयाब हो सके। ठीक है, वीर सिल्वर फॉक्स से कहता है, जो अभी भी पूल के बगल में लेटकर उस मछली को देख रहा था। वीर की बात सुनकर सिल्वर फॉक्स पलटता है और वीर की तरफ ऐसे देखता है जैसे कि मानो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वीर उसे कोई प्लान सजेस्ट करे।
अरे अपनी थंडर का इस्तेमाल करो, इस पानी को इलेक्ट्रीफाई करो, उसे डर के मारे बाहर निकलने पर मजबूर करो और फिर उसे पकड़ लो। कुछ देर तक सोचने के बाद वीर सिल्वर फॉक्स से कहता है। वीर की बात सुनकर सिल्वर फॉक्स उसे ऐसे देखता है जैसे कि उसने अपने सामने कोई तुच्छ इंसान देख लिया हो, लेकिन फिर वो उस पानी के सरफेस पर अपनी लाइटनिंग कास्ट करता है, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी लाइटनिंग पूल के अंदर मौजूद मछली पर किसी भी तरह का कोई असर कर रही हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पूल के क्यूरियस लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आने के बाद सिल्वर फॉक्स की लाइटनिंग उसी लिक्विड में ही डिसॉल्व हो गई हो। अब वीर को समझ में आया था कि क्यों सिल्वर फॉक्स ने उसे इस तरह का लुक दिया था, क्योंकि उसकी लाइटनिंग पानी के सरफेस को छेदते हुए अंदर नहीं जा सकती है। तो फिर आखिर ये पानी है क्या? ऐसा क्या है इस पानी में जिसकी वजह से ये इस तरह से बिहेव कर रहा है? वीर इस समय काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था। कोई बात नहीं, अगर थंडर को ये पानी अब्जॉर्ब कर लेता है तो मैं देखता हूँ कि ये इसे किस तरह से अब्जॉर्ब करता है। इतना कहते ही वीर तुरंत ही अपना पीकॉक क्रॉसबो बुलाता है और उसे रॉ जेड स्टील बोल्ट से लोड करने के बाद पूल में मौजूद मछली की तरफ एम करता है। वीर को ऐसा करते हुए देखकर सिल्वर फॉक्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कुछ कदम पीछे की तरफ ले लेता है, इस उम्मीद में कि वीर उस मछली को जान से मार डालेगा। पूल के थोड़ा और करीब पहुंचकर वीर अपने एम को और सही करता है ताकि वो उस मछली को जान से मारने में परफेक्ट एक्यूरेसी हासिल कर सके। उस मछली के मूवमेंट को कुछ देर तक प्रेडिक्ट करने के बाद वीर उसका ट्रिगर दबा देता है, लेकिन जैसे ही वो बोल्ट पानी को छेदते हुए अंदर जाता है, पता नहीं कैसे, पर उसका निशाना चूक जाता है। उस पूल का सरफेस पानी के जैसा था, जो एक एवरेज पानी से भी कहीं ज़्यादा क्लियर रिफ्लेक्शन दे रहा था। खैर, बोल्ट का निशाना चूक जाता है और वो उस पूल के अंदर पथरीले बॉटम में जा लगता है, और ये देखकर वीर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो पानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और वीर को नहीं लगता था कि वो उस जेड स्टील रॉ बोल्ट को इतनी आसानी से बाहर निकाल सकता है। लेकिन खैर, वीर इस बारे में और ज़्यादा नहीं सोचता है, बल्कि एक दूसरा जेड स्टील बोल्ट निकालकर एक बार फिर से पानी के अंदर मौजूद मछली की तरफ निशाना साधता है। और फिर वीर का जेड स्टील बोल्ट पानी और उस मछली की बॉडी को छेदते हुए निकल जाता है। उस मछली की बॉडी उस बोल्ट को ज़रा सा भी रेजिस्ट नहीं करती है और पलटकर मरने से पहले बस थोड़ा सा तड़पती रहती है, मतलब वो बस ऐसे ही आसानी से मर गई थी। उस मछली को मरता हुआ देखकर वीर शॉक के मारे फ्रीज हो जाता है। आफ्टर ऑल, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो क्रीपी मछली इतनी आसानी से मर जाएगी। उसने किसी भी तरह का स्ट्रगल नहीं किया था और वो बस एक ही शॉट में मारी गई थी। ये सही नहीं है। कुछ देर बाद वीर देखता है कि वो मछली पलटकर पीठ के बल तैर रही थी, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वीर जानता था कि अगर उसने उस ट्रांसपेरेंट मछली को जान से मार डाला होता तब उसे ज़रूर ही एक अनाउंसमेंट रिसीव हुई होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्या ये ट्रांसपेरेंट मछली मरी नहीं है और बस मरने का नाटक कर रही है? वीर बहुत ही ध्यान से उस ट्रांसपेरेंट मछली को देखता है और नोटिस करता है कि जेड स्टील बोल्ट अभी भी उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है। वीर को नहीं लगता था कि वो ट्रांसपेरेंट मछली इस वार को सर्वाइव कर पाई होगी, लेकिन अगर ये मछली वाकई में बस मरने का नाटक कर रही है तो ये कितनी ज़्यादा पावरफुल या चालाक होगी। कंफ्यूज्ड होता हुआ वीर मन ही मन सोचता है। उसके बाद वीर उस पूल की तरफ बढ़ने लगता है और इस बार सिल्वर फॉक्स भी उसे नहीं रोकता है। पूल के पास जाने के बाद वीर अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक बुलाता है और उस मछली को पानी में से निकालने की कोशिश करने के लिए फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक को पानी के अंदर डालने लगता है। हालांकि वो मछली वाकई में मर चुकी थी, लेकिन वो बोल्ट बहुत ही ज़्यादा हैवी था, जिसकी वजह से वो मछली पानी में ही डूबी हुई थी। नतीजन, उस मछली को ऊपर की तरफ लाकर बाहर निकालने की कोशिश बहुत ही ट्रिकी होने वाली थी। वीर फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक की टिप को पानी के अंदर रखता है, जिसकी वहां से पानी में बुलबुले से उठते हुए ऐसी हैवी स्टीम निकलती है जैसे कि किसी जलते हुए कोयले पर पानी डाल दिया गया हो। फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक एक बहुत ही पावरफुल चीज़ थी, लेकिन इस समय वो हथियार ऐसा लग रहा था जैसे कि वो घुलकर उसी पानी में ही डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही वीर को इस बात का एहसास होता है, वो तुरंत ही अपने हथियार को वापस सी ऑफ सोल में भेज देता है। फॉर्चुनेटली, वीर ने उस फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक को बस करीब 10 सेंटीमीटर्स तक ही पानी में डाला था। अगर कहीं वीर ने उसे और ज़्यादा गहराई में डाला होता तो वो शो था कि उसका पूरा का पूरा हथियार अभी तक बर्बाद हो चुका होता। ये आखिर है क्या? मेरा फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक किसी भी कीमत पर जेड स्टील बोल्ट से तो कमज़ोर नहीं हो सकता, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि पानी के अंदर उस बोल्ट को कुछ नहीं हुआ और इतना खतरनाक और पावरफुल हथियार इस तरह से गलने लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूल के अंदर मौजूद इस लिक्विड के कांटेक्ट में अगर कोई डेविल सोल्स आएगी तो उन पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा? वीर मन ही मन सोचता है और अपनी इस थियरी को टेस्ट करने के लिए एक सीक्रेट ब्लड हथियार को बुलाता है, और बस उस पानी को छूते ही वीर का वो सीक्रेट ब्लड हथियार तुरंत ही बर्बाद हो जाता है।
लेकिन फिर जब वीर उस पानी में एक और जेड स्टील बोल्ट डालता है तो उस जेड स्टील बोल्ट को कुछ नहीं होता है। हाँ, वो भी हल्का सा घुल रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे। यानी वीर की डेविल सोल के साथ जो हुआ था उसके मुकाबले जेड स्टील बोल्ट में ऑलमोस्ट न के बराबर चेंजेस आए थे। बड़ा ही अजीब पानी है ये। वीर मन ही मन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था, लेकिन फिर अचानक से ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपना जेड स्टील बोल्ट निकालता है और उसे एक रस्सी से बांध देता है। वीर ने डिसाइड कर लिया था कि वो उस बोल्ट को उस मरी हुई मछली की तरफ फायर करेगा और रस्सी को खींचकर मछली और बोल्ट दोनों को बाहर खींच लेगा। वीर जानता था कि उसे उस रस्सी को बस एक बार ही खींचने की ज़रूरत है। अगर वो रस्सी टूट भी जाती है तब भी वीर उस रस्सी के गलने से पहले ही मछली को पकड़ लेगा। लेकिन जैसे ही वीर अपना बोल्ट फायर करता है वो मछली एक बार फिर से मूव होती हुई नजर आने लगती है। अगले ही पल वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए उस बोल्ट को डॉज कर देती है। इस समय तक उस मछली की बॉडी के अंदर मौजूद जेड स्टील बोल्ट बहुत ही बुरी तरह से गलता हुआ नजर आना शुरू हो गया था और जैसे ही वो मछली मूव करती है वो जेड स्टील बोल्ट दो टुकड़ों में होकर पूरी तरह से टूट जाता है। उसके बाद वो उस मछली की बॉडी से बाहर निकलकर पूल में एकदम नीचे चला जाता है और भी ज्यादा बुरी तरह से गलने के लिए। उसके बाद वो ट्रांसपेरेंट मछली कुछ देर गोल गोल घूमती रहती है और वीर के तीर से हुआ उसकी बॉडी पर जख्म तुरंत ही हील हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी बॉडी में एक हल्का सा खरोंच तक का निशान नहीं रह गया था। मेरा अंदाज़ा सही था, ये मछली वाकई में मरी नहीं थी। अगर ऐसा है तो एक बात तो तय है कि ये मछली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि वीर के पास और भी जेड स्टील बोल्ट्स थे, लेकिन अपने पहले के जेड स्टील बोल्ट का हाल देखने के बाद वीर अपने बाकी के जेड स्टील बोल्ट इस अजीब सी मछली पर गंवाने का रिस्क नहीं ले सकता था। एप 1138 थर्ड लाइफ बोनफिश। एपिसोड 1138 थर्ड लाइफ बोनफिश। यहाँ एक तरफ वीर अपने जेड स्टील बोल्ट्स गंवाने का रिस्क नहीं ले सकता था, वहीं उस मछली ने देखा हुआ था कि जेड स्टील बोल्ट क्या कर सकता है और इसीलिए अब उसने तेजी से भागना शुरू कर दिया था। वो अब पहले की तरह एक ही स्पॉट पर नहीं थी जैसे कि वो उस समय पर थी जब उसे वो जेड स्टील बोल्ट लगा था। इनफैक्ट वो इतनी तेजी से तैर रही थी कि वीर अगर चाहे भी तो भी उसे हिट नहीं कर सकता था। वीर का अंदाज़ा था कि पिछली बार उस मछली ने किसी भी तरह की जल्दबाजी इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि उसे भरोसा था कि कोई भी तीर या बोल्ट जो पानी में उसे हिट करेगा वो पूरी तरह से बेकार ही होगा और इसीलिए उसने उसे डॉज करने की जहमत भी नहीं उठाई। लेकिन अब जब वो जान चुकी थी ये जेड स्टील बोल्ट उसे चोट पहुंचा सकता था, इसलिए वो एक जगह पर नहीं रुक रही थी। इधर सिल्वर फॉक्स अपना सिर घुमाकर वीर को देखता है। उसकी आंखें इस समय इस तरह से सिकुड़ी हुई थी जैसे कि मानो वो वीर की हर नाकाम हुई कोशिश का मजाक उड़ा रहा हो। सिल्वर फॉक्स को अपना मजाक उड़ाता हुआ देखकर वीर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था और उसी शर्मिंदगी में उसके गाल भी लाल हो गए थे। ठीक है, ज़्यादा मेरा मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पता होता कि चीज़ें इस तरह से होंगी तो मैंने पहले ही बोल्ट के साथ ही रस्सी का इस्तेमाल कर लिया होता। वीर उस पुल का चक्कर लगाने लगता है और अभी भी उसे ऐसा कोई सल्यूशन नहीं नज़र आ रहा था जिससे कि वो उस मछली का काम तमाम कर सके। वीर इस बात को मानता था कि उस मछली में कुछ तो खास बात है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो सिल्वर फॉक्स इस तरह से बिहेव नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर अभी भी वो उस मछली को जान से मारने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए तो अब तक की गई उनकी हर कोशिशें पूरी तरह से बेकार हो जाएंगी। वीर ने तो इस पूल को पत्थरों से भरकर उसका पानी ड्रेन करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन जैसे ही वीर उस पूल में एक पत्थर डालता है पूल के अंदर की मछली अपनी पूंछ घुमाती है और किसी बेसबॉल की तरह उस पत्थर को अलग फेंक देती है। ऐसा करने के दौरान एक बड़ी सी छपाक की आवाज़ भी आती है जिससे वीर ऑलमोस्ट सिर से लेकर पांव तक भीग भी जाता है। फॉर्चुनेटली वीर ने रिएक्ट और डॉज करने में तेज़ी दिखा दी थी और इसीलिए वो उस पानी से भीगने से बाल बाल बच गया था। नहीं तो अगर वक्त रहते वो रास्ते से नहीं हटा होता तो भगवान ही जाने कि उसके साथ क्या हो गया होता। तेरी तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता हूँ। अपने दांत भींचते हुए वीर मन ही मन सोचता है और फिर मोमेंट क्वीन को बुलाकर उससे कंसल्ट करता है, इस उम्मीद में कि शायद उसके पास इस पूरी सिचुएशन का कोई सल्यूशन हो। हालांकि ये बात और थी कि मोमेंट क्वीन के आने के बाद जब वीर उसे इस पूरी प्रॉब्लम के बारे में बताता है तब वो पूल के अंदर उस मछली को देखती है और अचानक से ही उसके चेहरे पर शॉक के एक्सप्रेशंस नजर आने लगते हैं। क्या हुआ, तुम इस मछली को देखकर इतनी ज़्यादा शॉक्ड क्यों हो? मोमेंट क्वीन के रिएक्शन को नोटिस करते हुए वीर उससे पूछता है। हालांकि ये बात और थी कि वीर की बात सुनकर मोमेंट क्वीन तुरंत जवाब नहीं देती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस समय कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। जब मैं वोमियर ग्रह पर थी तब किंग के कई शेल्टर्स में से एक में उसके पास भी एक मछली थी। एक बार फिर से पूल के अंदर मौजूद मछली को देखते हुए मोमेंट क्वीन कहती है और वीर नोटिस करता है कि उसने कहानी के शुरू होते ही उसे तुरंत ही बीच में ही छोड़ दिया था, लेकिन इससे वीर की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।
वीर इस समय उस मछली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि अब उसका इंटरेस्ट मोमेंट क्वीन में ज़्यादा आ गया था। वीर को याद था कि मोमेंट क्वीन ने एक बार उसे बताया था कि वो वॉम्यर ग्रह में थी और वहाँ पर उसने किंग के बेटे को जान से मारा था, और अब वो उसे बता रही थी कि उसने किंग के कई शेल्टर्स में से एक में एक मछली को देखा था। ऐसे में वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मोमेंट क्वीन ऑर्डिनरी तरीके से लेवल अप हुई थी तो फिर उसे इस तरह का कोई मौका किस तरह से हासिल हुआ था। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि किंग के बेटे को जान से मारने के बाद भी वो अभी तक जिंदा कैसे बच गई। सज़ा के तौर पर बस केवल मोराग ग्रह ही भेज देना बहुत ही तुच्छी सज़ा लग रही थी। ये लड़की अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, एक गहरी सांस लेते हुए वीर मन ही मन सोचता है। दूसरी तरफ मोमेंट क्वीन को ये तो नहीं पता था कि वीर इस समय क्या सोच रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू रखने का डिसीजन लेती है। वो मछली 3 फीट लंबी थी और ट्रांसपेरेंट थी। इसके अलावा वो देखने में जेड के जैसी लगती थी। उसकी पीठ में 3 ब्लड वेसल्स मौजूद थी और इस वजह से उसका नाम थर्ड लाइफ बोनफिश था। भले ही वो एक मछली थी, लेकिन फिर भी वो एक एलियन नहीं थी। इनफैक्ट वो एक वाटर स्पिरिट थी, जिसके अंदर किसी को भी एक चलता फिरता स्केलेटन बनाने की काबिलियत थी। लेकिन जब तक वो इंसान या एलियन मरा नहीं हो, तब तक अगर वो उन मछलियों में से किसी एक मछली को खा लेता है तो वो ठीक होकर पहले की ही तरह हो सकता है। मोमेंट क्वीन वीर से कहती है और फिर कुछ सेकंड्स का पॉज लेती है। लेकिन थर्ड लाइफ बोनफिश बस केवल अपने बोन पूल्स में ही रहती हैं। बोन पूल किसी भी चीज़ को गला सकता है और पानी की केवल एक ही बूंद काफ़ी है पूरे के पूरे लिविंग बीइंग को चलती फिरती हड्डियों का ढांचा बनाने के लिए। अगर एक डेविल सोल उसे छू भर भी लेगी तो वो पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी। उसके टच को कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती। कुछ सेकंड्स के पॉज के बाद मोमेंट क्वीन एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, तो तुम कहना चाह रही हो कि ये एक बोन पूल है और ये मछली एक थर्ड लाइफ बोनफिश है। मोमेंट क्वीन का खुलासा सुनकर वीर और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था और उसी सरप्राइज के साथ वो उससे पूछता है, ये दोनों की दोनों चीज़ें वैसे लग तो उसी तरह से रही हैं, लेकिन जेन्युइन बोन पूल्स इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिना किसी फिटनेस के इस तरह के पूल से निकली स्टीम ही काफ़ी होगी हमें हड्डियों का एक ढांचा बनाने के लिए। मोमेंट क्वीन एक बार फिर से उस मछली को देखती है और फिर वीर की तरफ देखती है। इसके अलावा ये मछली भी असली थर्ड लाइफ बोनफिश नहीं लग रही है। इसकी लाइफ फोर्स वैसी प्योर नहीं है जैसे कि उन थर्ड लाइफ बोनफिश की थी जिन्हें मैं जानती थी। मोमेंट क्वीन अपनी बात को आगे कंटिन्यू रखती है और उसकी बात सुनकर वीर सोच में पड़ जाता है, तो क्या ये बोन पूल और थर्ड लाइफ बोनफिश है? मोमेंट क्वीन की बातों पर गौर करने के बाद वीर कंफ्यूजन में अपनी आईब्रोज सिकोड़ता हुआ उससे पूछता है, पता नहीं, मतलब मैं कुछ क्लियरली कह नहीं सकती। अगर ये बोन पूल और थर्ड लाइफ बोनफिश नहीं भी है तो भी ये जो कुछ भी है उससे मिलता जुलता तो ही है। हो सकता है कि ये एक सब स्पीशीज़ हो। मोमेंट क्वीन वीर से कहती है, तो फिर मैं इस मछली को बाहर निकालने में कैसे कामयाब हो पाऊंगा? वीर ने कसम खा ली थी कि वो उस मछली को बाहर निकाल कर ही रहेगा, भले ही पूल के अंदर का वो एलियन थर्ड लाइफ बोनफिश नहीं भी हुआ जिसके बारे में मोमेंट क्वीन ने बात करी थी। तब भी वो जो कोई भी है, वीर जानता था कि वो अच्छा ही होगा। और अगर वीर को उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है तो उसके पास उस मछली को पूल में से बाहर निकालकर जान से मारने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची है। मुझे भी थर्ड लाइफ बोनफिश को जान से मारने का कोई तरीका नहीं पता है, और इसके बोन पूल के अंदर रहने की वजह से मेरे लिए भी उसे बाहर निकाल पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि ये तुम्हारे लिए है। एक गहरी सांस लेते हुए मोमेंट क्वीन अपना सिर हिलाते हुए वीर से कहती है। वीर के सामने एक पूरा का पूरा खजाना था जिसे वो इस समय चाहकर भी हासिल नहीं कर सकता था। उसके सामने बहुत ही विकट समस्या आ गई थी, लेकिन अभी वीर इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे अपनी पॉकेट में एक वाइब्रेशन महसूस होता है। इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाता, उसकी पॉकेट के अंदर मौजूद स्कॉलप शेल जादुई तरीके से पॉकेट से बाहर निकलता है और उड़ता हुआ पूल के पास चला जाता है। अगले ही पल फेरी उस शेल के अंदर से निकलती है और अपने डेलिकेट हाथ मोमेंट क्वीन की तरफ बढ़ाकर अपनी इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट और राइट घुमाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कह रही हो, तुम गलत हो। साफ नजर आ रहा था कि वो मोमेंट क्वीन के इस दावे कि कोई भी उस पानी के अंदर एंटर नहीं कर सकता है उससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। और फिर देखते ही देखते वो पूल के पास जाती है और फ्रॉस्टी हवा पानी के सरफेस पर छोड़ने लगती है। फेरी के ऐसा करते ही पूल का पानी बहुत ही जल्द फ्रीज होना शुरू हो जाता है। फेरी अपना आइसी प्रेशर बनाए रखती है और तब तक फ्रॉस्टी हवा छोड़ती रहती है जब तक कि पूरा का पूरा पूल बर्फ का एक टुकड़ा नहीं बन जाता। और जैसे जैसे उस पूल का पानी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीज होता जा रहा था, पूल के अंदर मौजूद मछली और ज़्यादा घबराती जा रही थी। लेकिन पूल को छोड़ने में नाकाम वो मछली चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी।
जैसे ही उस पूल का पानी बर्फ बनता है, उस मछली के मूवमेंट्स और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्लो होते चले जाते हैं। और जब वो पूरा का पूरा पानी बर्फ में बदल गया था, तब उसके अंदर फंसी मछली ने भी पूरी तरह से हिलना डुलना बंद कर दिया था। अपने चेहरे पर घमंड के साथ अब वो फेरी पलटकर वीर की तरफ देखती है। उसके बाद वो वापस उस पूल की तरफ पलटती है और अपनी मुट्ठी से उस बर्फ को पंच कर देती है। उसके ऐसा करते ही वो बर्फ टूट जाती है। फिर जैसे ही उस बर्फ के टुकड़े हवा में और उनके आसपास की ज़मीन में बिखरते हुए आते हैं, वो मछली उन टुकड़ों के साथ उड़ती हुई हवा में आ जाती है। बिजली सी तेज स्पीड के साथ वो फेरी उस मछली को अपने छोटे हाथों में पकड़ने में कामयाब हो जाती है और अपने हाथ में उस रिवॉर्ड के साथ, जिसे वीर हासिल करना चाहता था, वो उसके आसपास गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती है। वीर की खुशी का इस समय ठिकाना नहीं था और वो उस मछली को ऑब्जर्व करने लगता है जो फेरी ने उसके लिए हासिल करी है। वीर नोटिस करता है कि वो मछली एक्चुअल में कितनी ज़्यादा साफ नज़र आ रही थी। उसकी स्किन पर गंदगी का एक छोटा सा भी टुकड़ा या हल्की सी खरोंच तक नहीं थी और अगले ही पल गर्मी की दोपहर में किसी बर्फ के गोले की तरह वीर झट से उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। एप 1139 ब्रेकिंग फॉल्सिफाइड स्काई मैंट्रा। एपिसोड 1139 ब्रेकिंग फॉल्सिफाइड स्काई मैंट्रा। चलो फाइनली कम से कम फेरी किसी काम तो आए। लगता है जो समय और एक्सपेंसेस मैंने तुम्हारी देखभाल में लगाए हैं, फाइनली तुमने उसका कर्ज चुका दिया है। फेरी से उस मछली को हासिल करने के बाद वीर ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि वो अपने टिपिकल भावहीन तरीके से फेरी को कॉम्प्लीमेंट करे। हालांकि ये बात और थी कि वीर की तारीफ सुनकर फेरी के पैर तो जैसे ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे और इसीलिए वो उड़ते हुए वीर के सिर के ऊपर जा बैठती है। जैसे ही वो वीर के सिर के ऊपर बैठती है, वो मोमेंट क्वीन को देखकर अपनी ज़ुबान बाहर ऐसे निकालती है जैसे कि मानो वो उसका मजाक उड़ा रही हो कि कैसे वो वीर की मदद करने में नाकाम रही और उसने वही काम कर दिया। तुम्हें ये चाहिए। वीर उस आइस्ड मछली को सिल्वर फॉक्स के सामने रखता है। वीर की बात सुनकर सिल्वर फॉक्स हाँ में सिर हिलाता है और जल्दी से उस मछली को खाना शुरू कर देता है। सिल्वर फॉक्स के उसे खाने के बाद वीर तुरंत ही नोटिस करता है कि सिल्वर फॉक्स क्रिस्टल में बदल रहा है। ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। उसके क्रिस्टलाइज्ड फर ज़मीन पर ऐसे गिरने लगते हैं जैसे कि मानो वो झड़ रहे हो और नए फर उसकी जगह ले लेते हैं। एक छोटी सी मछली सिल्वर फॉक्स में इतने बदलाव ला सकती है, ये देखकर वीर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। लेकिन अचानक से ही वीर को कुछ याद आता है। भले ही सिल्वर फॉक्स के पास थंडर का एलिमेंट है, लेकिन उसके पास दूसरे के घावों को हील करने की भी काबिलियत है। अपने मेडिकल लिक्स के साथ उसकी हीलिंग की काबिलियत बहुत से मौक़ों पर वीर के बहुत काम आई थी। लेकिन जब से वीर ने होली राइनो के एनर्जी फ्लो के सिमुलेशन से खुद को हील करना सीखा था, तब से वीर को सिल्वर फॉक्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उस मछली को बोल्ट के साथ शूट करने के बाद वीर ने नोटिस किया था कि वो छोटी मछली खुद को बहुत ही तेज़ी से हील करने में कामयाब हो गई थी। हो सकता है कि उसके अंदर हीलिंग की काबिलियत मौजूद होगी, जिस वजह से सिल्वर फॉक्स उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था। सिल्वर फॉक्स के एवोल्यूशन के ख़त्म हो जाने के बाद वो कूदकर वीर की बाहों में आ जाता है और अपना सिर उसके सीने में रब करते हुए बहुत ही खुश नज़र आने लगता है। सिल्वर फॉक्स को इतना ज़्यादा खुश देखकर वीर हल्का सा स्माइल करता है और उसके सिर को रब करते हुए इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर कैसे थंडर की पावर के साथ वाला ये एलियन किसी को हील भी कर सकता है। ये बहुत ही यूनिक कॉम्बो था जो इस समय सिल्वर फॉक्स के पास मौजूद था। पता नहीं ये सिल्वर फॉक्स कहाँ से आया है। जब ये मुझे मिला था तब ये केवल एक एग ही था जो मुझे एक ऐसी वैली में मिला था जो स्नेक्स के लिए जानी जाती है। इतने समय में मुझे ऐसी कोई भी लीड्स नहीं मिली हैं जिन्हें मैं फॉलो कर सकूं। एक गहरी सांस लेते हुए वीर मन ही मन सोचता है, लेकिन फिर वो अपने इन ख्यालों को और ज़्यादा आगे नहीं ले जाता। अल्टीमेटली उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सिल्वर फॉक्स कहाँ से आया है। लेकिन इधर कुछ समय से उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी। वीर को चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सिल्वर फॉक्स के उसके कनेक्शन के बावजूद अंत में आखिर वो है तो एक एलियन ही। तो ऐसे में अगर उसे वीर के साथ साथ वॉर्मियर ग्रह जाना है तो उसे किसी तरह का ब्रेक थ्रू चाहिए होगा। और अगर वो लेवल अप होकर वॉर्मियर ग्रह पहुंच भी जाता है, तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो और वीर एक साथ एक ही शेल्टर में पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं कि जब भी ऐसा हो तो हम दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। एक गहरी सांस लेते हुए वीर इस समय बस केवल यही उम्मीद कर सकता था। दूसरी तरफ वीर को ढूंढने में अश्विन मलिक ने अब तक अच्छा खासा समय खर्च कर दिया था, लेकिन अभी भी उसे वीर के ठिकाने का कोई पता नहीं चल पाया था। लेकिन हाँ, उसे खबर मिली थी इधर हाल ही में वीर एक ह्यूमन शेल्टर में देखा गया है। पर वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी अश्विन मलिक अभी भी वीर को ढूंढ नहीं पाया था। और यही वजह थी कि इस समय वो बस इंतज़ार ही कर सकता था कि उसे कोई और क्लू मिले जिसे फॉलो करते हुए वो वीर तक पहुंच सके।
सच पूछो तो अश्विन मलिक वीर को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, क्योंकि उसके हिसाब से फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग हाइपरजीन आर्ट है। और यही वजह थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों अपनी रगों में मलिक फैमिली का खून होने के बावजूद वीर इस हाइपरजीन आर्ट को सीखने से मना कर रहा है। कभी कभी तो अश्विन मलिक खुद भी यही उम्मीद करता था कि काश वो खुद भी मलिक फैमिली के वंश का होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कभी भी प्रथम मलिक को निराश नहीं करता। अश्विन मलिक के लिए ये वाकई में बहुत ही दुख की बात थी कि वो मलिक खानदान का वंशज नहीं है। दरअसल वो पहले उनका दूर का रिश्तेदार था, लेकिन फिर प्रथम मलिक ने उसे अडॉप्ट किया और बाद में उसे ये स्किल सिखाए। मुझे वीर को ये समझाना ही होगा कि फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को न सीखकर वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। उसे अंदाज़ा भी नहीं है फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा के फ़ायदों का, और न ही इस बात का कि इसे नज़रअंदाज करके वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए अश्विन मलिक मन ही मन सोचता है। अभी अश्विन मलिक ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे गेट में से एक इंसान आता हुआ नजर आता है। गेट से आना वाला वो इंसान लंबा था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला लग रहा था। यंग चेहरे के साथ उस इंसान की स्किन सफ़ेद होने के साथ साथ थोड़ी गुलाबी भी थी। ये एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर कोई भी लड़की जेलस हो सकती है। अश्विन मलिक नोटिस करता है कि उस इंसान के कंधे पर एक सिल्वर फॉक्स मौजूद है और उसके पीछे एक एलिफेंट के साइज का लायन चल रहा था, जिसकी पीठ पर बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी। वीर रहे जा। अश्विन मलिक की आंखों में चमक आ गई थी, क्योंकि ये पहली बार था कि जब उसने वीर को ऐसे सामने से देखा था। आज से पहले बस उसने वीर की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ही देखे थे, लेकिन वो भी उसने इतनी बार देखे थे कि उसे ऐसा लगने लगा था कि वो वीर की अपीयरेंस को अपनी खुद की अपीयरेंस से ज़्यादा बेहतर जानता है। अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के अश्विन मलिक वीर को अप्रोच करता है। वो यहाँ पर बस केवल एक ही मकसद से आया था, और वो था वीर को इस बात का एहसास कराना कि एक स्किल के तौर पर फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा कितना ज़्यादा पावरफुल है। जबकि इधर अश्विन मलिक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वीर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। ऑफकोर्स वो अश्विन मलिक को पहचान गया था, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे मिल चुका था जब उसने डॉलर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था। कौन हो तुम और मुझसे क्या काम है? वीर अश्विन मलिक को देखते हुए उससे कहता है, जो इस समय उसके सामने खड़ा हुआ था। तुम वीर रहे जाओ। अश्विन मलिक को न तो मुसीबतें पसंद थी और न ही उसे घुमा फिरा कर बात करने की आदत थी। वो पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुका था और अब वो और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। और यही वजह थी कि इस समय वो बस वीर की आइडेंटिटी का कंफर्मेशन चाहता था, ताकि वो तुरंत ही उसके सामने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की असली पावर को रिवील कर सके। और इसीलिए अगले ही पल अश्विन मलिक अपना हाथ घुमाता है इस कोशिश में कि वो वीर को फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर दिखा सके। और तभी एक इनविजिबल पावर वीर की तरफ बढ़ने लगती है, जैसे कि मानो वो वीर का खात्मा करने के लिए ही बनी हो। वीर तुरंत ही अपना प्रोफेसर मंत्रा एक्टिवेट करता है। जिन इनविजिबल पावर्स को वीर कभी ट्रैक नहीं कर पाता था, वो अब उन्हें लॉक करके फॉलो कर सकता था। और इसीलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके साथ साथ थंडर की पावर भी लाता है। और फिर अगले ही पल वीर अपनी मुट्ठी घुमाते हुए आगे लाता है, लेकिन वो कहीं से भी अश्विन मलिक के अटैक के साथ कनेक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और फिर पैंग, हवा में एक बिजली चटकती है और वो इनविजिबल फोर्स कांच की तरह टुकड़ों में होते हुए वीर की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर को इस तरह से ब्लॉक होता हुआ देखकर हैरानी से अश्विन मलिक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आफ्टर ऑल उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की चीज़ होना पॉसिबल भी है। नो वे, ये नहीं हो सकता। अश्विन मलिक किसी भी कीमत पर यह एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे चाहकर भी ये भरोसा नहीं हो रहा था कि फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर्स को इस तरह से प्रिवेंट भी किया जा सकता है। और इसीलिए बिना रुके वो एक बार से वीर को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अपनी मुट्ठी के एक कैजुअल थ्रो के साथ वीर उसकी अगली इनविजिबल फोर्स को भी तोड़ देता है, जो उसके खून की प्यासी थी। अश्विन मलिक की आंखों में इस समय खून सवार हो गया था और वो अपनी पूरी ताकत और फोर्स के साथ अब वीर पर अटैक कर रहा था। हालांकि ये बात और थी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वीर बिना किसी एफर्ट के हर उस इनविजिबल फोर्स को तोड़ने में कामयाब हो रहा था जो उसकी तरफ आ रही थी। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वीर के शरीर पर एक हल्की सी खरोंच तक नहीं आई थी। अश्विन मलिक बार बार लगातार फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा का इस्तेमाल करके सबसे पावरफुल अटैक कर रहा था, लेकिन उसके एक भी अटैक ने वीर को हिट नहीं किया था। चाहे वो कितनी ही बार उसे क्यों न कास्ट कर ले, लेकिन वो चाहकर भी अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाना तो दूर, उसके कपड़ों तक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। इनफैक्ट अश्विन मलिक को ऐसा लगने लगा था कि वीर ज़रूर ही फ्यूचर देख सकता है, और इसीलिए वो ये प्रेडिक्ट करने में कामयाब हो गया है कि उसके अटैक्स कब, कैसे और कहां से आने वाले हैं। साथ ही उसे भरोसा हो गया था कि चाहे वो कितने ही मौक़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश क्यों न कर ले,
लेकिन वो सब बेकार ही होगा, क्योंकि वीर पहले से ही सब कुछ प्रेडिक्ट कर ले रहा है और इसीलिए उसके पास सब कुछ कंट्रोल करने की पावर है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वीर अश्विन मलिक के अटैक्स को बस ब्लॉक कर रहा था और पलटकर वार तक नहीं कर रहा था। पर हाँ, अश्विन मलिक ने जरूर पीछे की तरफ लड़खड़ाना शुरू कर दिया था और पूरे समय वो ऐसे ही अजीब तरीके से बदब रहा था, जैसे कि मानो उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। सच पूछो तो अब उसका विश्वास डगमगा रहा था और उसे चाहकर भी ये भरोसा नहीं हो रहा था कि उसी की लेवल का कोई इंसान फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर को इस तरह से ब्लॉक कर सकता है। आज से पहले ऐसा होना तो दूर, उसने ऐसी कोई चीज़ मुमकिन होने के बारे में सोचा तक नहीं था। और यही वजह थी कि आज पहली बार जब वो ऐसा कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था तो उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एप 1140 शॉक्ड मलिक। एपिसोड 1140 शॉक्ड मलिक। अश्विन मलिक के मन में फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल हाइपर जीन आर्ट थी और ऐसी हाइपर जीन आर्ट के साथ होने की वजह से अश्विन मलिक को भरोसा था कि उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन अभी अभी उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, उसके बाद पल भर में ही जिस तरह से उसका नजरिया पलटा था, उसके बाद तो खुद अश्विन मलिक को ही अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर उसके इस दुश्मन के सामने बेकार है, जिसने हर बार उसे ब्लॉक कर दिया था। तुम मलिक फैमिली से हो? वीर अश्विन मलिक को देखते हुए उससे पूछता है। वीर का सवाल सुनकर अश्विन मलिक उसे जवाब देना चाहता था, लेकिन उस पल में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी जुबान पर ताला लग गया हो। अचानक से ही उसे शर्म आने लग गई थी, और शर्म इस बात की कि उसका नाम मलिक फैमिली से जुड़ा हुआ है। अगर तुम मलिक फैमिली से हो तो वापस लौट जाओ, क्योंकि मैं मलिक फैमिली से नहीं हूँ। अश्विन मलिक से इतना कहते ही वीर जूनियर गोल्डन शेर को वेव करता है और उस आदमी के बगल से निकल जाता है, जो इस समय वहां पर इमोशनली टूटा हुआ खड़ा था। अश्विन मलिक का मुंह अभी भी कांप रहा था, लेकिन अभी भी उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। और उसी हालत में वो टेलीपोर्टर के पास वापस आकर पृथ्वी ग्रह लौट जाता है। पृथ्वी ग्रह वापस लौटकर अश्विन मलिक से इंतजार नहीं हो रहा था प्रथम मलिक से मिलने का। मौराइक ग्रह में उसके और वीर के बीच जो कुछ भी हुआ, वो जल्द से जल्द उसके बारे में प्रथम मलिक को बताना चाहता था और उसे उम्मीद थी कि उसकी बात सुनने के बाद प्रथम मलिक उससे कुछ ऐसे शब्द कहें जिससे फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा पर उसका भरोसा एक बार फिर से कायम हो जाए। अरे अश्विन, कहाँ हो तुम आजकल? कहीं नजर ही नहीं आते हो। लग रहा है कि काफी ज्यादा बिजी हो। माया मलिक अश्विन मलिक को अपने ख्यालों में खोए हुए देखती है और उससे पूछती है। आज से पहले उसने कभी भी अश्विन मलिक को इस स्टेट में नहीं देखा था और इसीलिए वो चाहकर भी उससे बात किए बगैर रह नहीं पाती है। मैंने वीर रहेजा को देखा। माया मलिक की बात का अश्विन मलिक ने बस इतना ही जवाब दिया था। और फिर क्या हुआ? अश्विन मलिक की बात सुनकर अचानक से ही माया मलिक की आंखों में चमक आ गई थी और वो उन दोनों की मुलाकात का नतीजा जानने के लिए बेताब हो गई थी। उसने वीर और क्विल कैल्विन की लड़ाई को देखा था और उससे वीर की स्ट्रेंथ को समझते हुए वो इस बात का अंदाजा लगा सकती थी कि हो सकता है कि शायद अश्विन मलिक उसे हरा ना पाया हो। लेकिन फिर वो ये भी जानती थी कि अश्विन मलिक फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर्स के साथ वीर पर अटैक जरूर कर सकता है। उसे बस फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर से एक ही स्ट्राइक मारने की जरूरत ही तो थी। मैं फेल हो गया। अश्विन मलिक के चेहरे पर इस समय कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस थे और जब फाइनली उसने एक बार फिर से कुछ कहने की हिम्मत जुटाई थी, तब उसके मुंह से बस यही 4 शब्द निकले थे। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम फेल हो गए? अश्विन मलिक की बात सुनकर माया मलिक कंफ्यूज्ड और शॉक्ड दोनों ही थी। अगर अश्विन मलिक वीर से हार गया होता तो शायद वो इतनी ज्यादा सरप्राइज नहीं हुई होती, लेकिन इस समय वो ये नहीं समझ पा रही थी कि अश्विन मलिक का उससे ये कहना कि वो फेल हो गया है, इसका क्या मतलब है। मैंने फॉल्सिफाइड स्काई पावर्स के साथ वीर पर 123 बार अटैक किया था और उसने मेरे हर एक अटैक को ब्लॉक कर दिया। उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना तो दूर, मैं उसके कपड़ों तक को नहीं छू पाया था। आमतौर पर अश्विन मलिक की आंखों में एक क्लैरिटी रहती थी, लेकिन इस समय वही आंखें कन्फ्यूजन से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके और वीर के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उसकी दुनिया पूरी तरह से हिलकर रह गई थी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अश्विन मलिक की बात सुनकर माया मलिक घबराहट के मारे कांपने लगी थी। अभी अभी उसने जो कुछ भी सुना उस पर भरोसा करके उसे एक्सेप्ट कर पाना उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं वाकई में उसे एक भी खरोंच नहीं पहुंचाया पाया। इस बात का एहसास होते हुए कि पिछले 20 साल से उसे जो भरोसा था वो इस बुरी तरह से टूट गया है, अश्विन मलिक के होंठ कांप रहे थे। अश्विन मलिक की बात सुनकर माया मलिक बस वहां चुपचाप खड़े रहकर अश्विन मलिक को देखती रहती है। वो अश्विन मलिक को अच्छे से जानती थी और इसीलिए वो ये भी जानती थी कि अश्विन मलिक एक ऐसा इंसान नहीं है जो झूठ बोलता हो या इस तरह से कोई कहानी बनाता हो।
और जब उसे इस बात का एहसास होता है तब वीर के साथ अश्विन की लड़ाई के नतीजों के बारे में सोचकर उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। माया मलिक कुछ कहने के लिए अपने होंठ तो हिलाती है, लेकिन चाहकर भी उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। उसके दिमाग में इस समय बहुत से ख्याल एक साथ चल रहे थे और वो बस वहां खामोशी से खड़े रहकर अपने सामने मौजूद घबराए हुए अश्विन मलिक को देख रही थी। उसने वाकई में तुम्हारे हर एक अटैक को ब्लॉक किया। बहुत देर की खामोशी के बाद फाइनली माया मलिक कुछ कह पाई थी। हालांकि ये बात और थी कि उसके इस सिंपल से सेंटेंस के साथ बहुत ही अलग अलग तरह के इमोशंस मौजूद थे। और इधर हाँ, मैं अपना सिर हिलाकर माया मलिक की बात को कंफर्म करते हुए अश्विन मलिक के चेहरे पर पछतावे के एक्सप्रेशंस थे। और तभी अंदर आओ और मुझे बताओ कि कैसे वो फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर्स को ब्लॉक करने में कामयाब हो पाया। अगले ही पल यार्ड के उस पार से उन दोनों को प्रथम मलिक की आवाज़ सुनाई देती है। जाहिर था कि उन्होंने अश्विन और माया के बीच होने वाली बातों को सुन लिया था। प्रथम मलिक का चेहरा इस समय बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा था। वो जानते थे कि अश्विन मलिक हार सकता है, लेकिन उन्होंने ये सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीर अश्विन मलिक के हर एक अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाएगा। खैर, अश्विन मलिक प्रथम मलिक की बात मानकर यार्ड में एंटर कर जाता है, जो एक ऐसी जगह थी जहां पर कोई भी इंसान बस केवल एक फॉर्मल परमिशन मिलने के बाद ही जा सकता है। यही सेम चीज़ माया मलिक के साथ भी अप्लाई होती है, लेकिन वो इस समय ये सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थी कि वीर और अश्विन मलिक के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ था, और इसीलिए वो जल्दी से अश्विन मलिक के पीछे पीछे चली जाती है। मुझे डिटेल में बताओ कि जब तुम वीर से लड़े थे तब क्या हुआ था। एक भी डिटेल मत स्किप करना, फिर चाहे वो कितनी ही छोटी से छोटी क्यों ना हो। प्रथम मलिक अश्विन मलिक से कहते हैं और अश्विन मलिक उनकी बात मानकर एग्जैक्टली वही करता है, और वीर को पहली बार देखने से लेकर अंत तक क्या हुआ इसके बारे में प्रथम मलिक को पूरा ब्यौरा डिटेल में दे देता है। अश्विन मलिक की बातें सुनकर प्रथम मलिक की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं, जबकि हैरानी से माया मलिक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अश्विन मलिक को ऐसे देख रही थी जैसे कि मानो उसने अभी अभी किसी महान लेजेंड का कोई किस्सा सुना हो। वीर ने कैजुअली अश्विन मलिक के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 123 अटैक्स को ब्लॉक कर दिया था। माया मलिक, जिसे इस बात पर भरोसा था कि इस स्किल का कोई मुकाबला नहीं है और उसे ट्रेस करना तक इम्पॉसिबल है, ये सारी बातें सुनकर उसे ये बातें किसी फेरी टेल से कम नहीं लग रही थी, जिसमें ज़रा सी भी सच्चाई नहीं थी। खैर, अश्विन मलिक के अपने डिस्क्रिप्शन को ख़त्म करने के बाद प्रथम मलिक काफ़ी देर के लिए खामोश हो गए थे। फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा के साथ हारना फिर भी ठीक था और एक एक्सेप्टेबल पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उस स्किल के हर एक अटैक्स को ब्लॉक करना एक ऐसी चीज़ थी जो आज से पहले उन्होंने या किसी ने भी कभी भी नहीं सुनी थी। केवल अश्विन मलिक और माया मलिक ही नहीं, बल्कि खुद प्रथम मलिक को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। साफ जाहिर था कि अश्विन मलिक की बातों पर गौर करने के बाद प्रथम मलिक चिंता में नजर आने लगे थे और मन ही मन यही उम्मीद कर रहे थे कि काश उन्होंने खुद अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा होता कि कैसे वीर फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर्स के हर एक अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो गया। आखिर प्रेरणा ने उस लड़के को ऐसा भी क्या सिखाया है। प्रथम मलिक के हिसाब से ये सारा किया धरा प्रेरणा रहेजा का ही है, यानी वो किसी भी कीमत पर इस बात को मान ही नहीं सकते थे कि वीर के इस कारनामे के पीछे प्रेरणा रहेजा कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। जहां एक तरफ मलिक हाउस में वीर को लेकर डिस्कशन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ वीर को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके उस फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा के अटैक को ब्लॉक करने का मलिक फैमिली पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन अश्विन मलिक के साथ लड़ाई खत्म होने के बाद वीर अपनी सक्सेस की खुशी में फूला नहीं समा रहा था। इसका यही मतलब हुआ कि उसने अपनी पूरी जी जान लगाकर जो प्रैक्टिस करी थी वो किसी भी तरह से बर्बाद नहीं हुई थी, और न ही उस प्रैक्टिस पर बिताया गया उसका समय व्यर्थ गया था। खैर, पृथ्वी ग्रह वापस लौटकर वीर ने पोलर नाइट पर जाने का प्लान बनाया था, ताकि वो ये देख सके कि वहां पर किसी का कोई ऐसा आर्टिकल है क्या जिसका किसी ऐसे सुपर एलियन से सामना हुआ हो जो वीर के साथ लड़ने के लिए सूटेबल हो, ताकि इस इन्फॉर्मेशन के साथ वीर मोराक ग्रह पर वापस लौटकर उस एलियन को जान से मार सके। वीर जानता था कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो उसे पूरा भरोसा था कि वो बहुत ही जल्द अपने सभी सुपर जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार कर लेगा। लेकिन इससे पहले कि वीर अपनी रिसर्च पूरी कर पाता, उसे तान्या ओबरॉय की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है जिससे वीर एक लंबे अरसे से नहीं मिला था। दरअसल तान्या ओबरॉय को वर्चुअल कम्युनिटी में एक डेवल सोल पिक करने के लिए वीर की राय चाहिए थी। हालांकि डेवल सोल्स को पृथ्वी ग्रह पर ट्रेड नहीं किया जा सकता है, पर उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसके अलावा बेचने वाला उसकी फ़ोटो निकालकर उन्हें वर्चुअल कम्युनिटी में बेच जरूर सकता है। अगर खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों सेम शेल्टर के हुए या कम से कम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं हुए, तो वो लोग इस ट्रेड को पूरा करने के लिए एक दूसरे को कांटेक्ट करने से पहले उस डेविल सोल्स पर एक नज़र डाल सकते हैं।
और अब क्योंकि वीर के पास अभी भी समय था और वैसे भी रात के समय वो फ्री ही रहने वाला था, इसलिए उसने तान्या ओबरॉय को वर्चुअल कम्युनिटी में उसके लिए वेट करने के लिए कहा और फिर तय समय पर फाइनली खुद वीर ने भी वर्चुअल कम्युनिटी में लॉग इन कर लिया।